हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट आईएएस आपके लिए लेकर आया है एक न्यू इनिशिएटिव। इसके तहत हम लोग करंट अफेयर्स मैगजीन, जो करंट नेक्स्ट आईएएस की करंट अफेयर्स मैगजीन है क्रक्स, आप लोगों के पास उपलब्ध होगी। इस मैगजीन पर आधारित कक्षाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है द क्रक्स मंथली करंट अफेयर्स वीडियो। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, द क्रक्स एमसीए भी। ठीक, इसके तहत हम अब ये अप्रैल माह की मैगजीन, जो सबसे रीसेंट मैगजीन जो आपके पास उपलब्ध होगी, वो अप्रैल 2025 की मैगजीन होगी। हम अप्रैल माह की मैगजीन से ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हम लोग जो विभिन्न खंड है, मैगजीन के जो विभिन्न खंड है, उस पर आधारित वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप इस मैगजीन के साथ बेहतर सामंजस्य बिठा पाए, बेहतर तारतम्यता बिठा पाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न था कि सर जो मैगजीन है उस पर आधारित कुछ करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हों तो हम बेहतर कनेक्शन बिल्डअप कर पाएंगे, मैगजीन के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आप लोगों के लिए नेक्स्ट आईएएस की ओर से समझो आपके लिए एक सौगात है। ये रेगुलर इंटरवल पे चलता रहेगा। इसमें जो मैगजीन है, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम इस प्रोग्राम में क्या आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं और इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो जो मैगजीन है, आपके पास मैगजीन उपलब्ध होगी। हार्ड कॉपी में मैगजीन आप नेक्स्ट आईएएस से प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो बोर्ड पे लगा हुआ है, ये आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो जो मैगजीन है, मैगजीन को आप देखोगे तो मैगजीन कुछ पार्ट्स में बटे हुए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे मैगजीन को, देखो, सबसे पहले अगर आप मैगजीन को देखोगे तो यहां पे कुछ कवर स्टोरी और कुछ विशेष आलेख के रूप में चीजें दी गई हैं। कवर स्टोरी कहने का कवर स्टोरी और विशेष आलेख के रूप में कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक है, कवर स्टोरी कहने का तात्पर्य इसके अंतर्गत जो बहुत चर्चित मुद्दे रहे, बहुत बड़े मुद्दे रहे, उस पर थोड़ा डिटेल आपकी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी विस्तृत अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा रहती है आपसे। तो उस पर आधारित कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुन रखा होगा, अप्रैल माह में जो वक्फ संशोधन विधेयक था, काफी चर्चा में रहा था ये अधिनियम। तो इस पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल का मामला, ये भी काफी चर्चा में रहा था। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था। तो इस पे संबंधित भी एक मतलब महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसपे आपसे विस्तृत समझ की अपेक्षा रखी जाती है। उसी तरह भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 और डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, इन पर भी आपको कवर स्टोरी के रूप में थोड़ा डिटेल आर्टिकल्स दिया गया है। लगभग इसी फॉर्म में जो विशेष आलेख है, आप मैगजीन में भी देख पा रहे हो, फीचर्ड आर्टिकल के रूप में जो विशेष आलेख के रूप में है, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। इस पे भी आपसे ठीक ठाक समझ की अपेक्षा रखी जाती है। इन आर्टिकल्स को भी थोड़ा डिटेल कवरेज दिया गया है। ठीक, जैसे आप देखोगे कि भारत चिली संबंध है, बिम्स्टेक, भारत यूएई, इस तरह से आप देखोगे कि 8-10 आर्टिकल ऐसे आपको डिटेल बड़े आर्टिकल्स आपको दिखते हैं। अब इन आर्टिकल्स को अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल्स आपको किसी एक विषय से संबंधित नहीं है, अलग अलग विषय से, मिसलेनियस टाइप के हैं। कुछ आईआर से संबंधित हैं, कुछ पॉलिटी गवर्नेंस से संबंधित हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, कुछ सिक्योरिटी से संबंधित हैं, कुछ एनवायरमेंट से संबंधित हैं, साइंस टेक से संबंधित हैं। अलग अलग महीने में इस तरह के आर्टिकल इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, कुछ मैगजीन का जो कंपोजिशन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ोगे मैगजीन में आप देखोगे तो यहां पे विषय संक्षिप्त लेख के रूप में चीजें दी हुई रहती है। न्यूज इन शॉर्ट आप समझ सकते हो इसको। इसमें हालांकि ये न्यूज इन शॉर्ट कहना इसको बहुत उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी काफी डिटेल में रहता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो कवर स्टोरी है या विशेष आलेख है, उसकी तुलना में ये थोड़ा संक्षिप्त में रहता है, संक्षिप्त में दिया हुआ है। तो इसमें काम काम के जो इंफॉर्मेशन रहे हैं वो आपको एक जगह मिल जाते हैं। यहां पे आप देखोगे कि विषयवार चीजें बटी हुई हैं। आप देखोगे, सबसे पहले देखोगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की चीजें हैं। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अप्रैल में जो भी चर्चित मुद्दे रहे थे, उस पर ब्रीफ में आपको चीजें समझाई गई, न्यूज इन शॉर्ट के रूप में आपको चीजें समझाई गई। आगे बढ़ोगे फिर आईआर से संबंधित जो आगे बढ़ोगे आप, जो आईआर से संबंधित चीजें हैं उसके बारे में बातें की गई है। उससे आगे बढ़ोगे, इकोनॉमी से संबंधित चीजें हैं। उससे भी आगे बढ़ोगे तो आप एनवायरमेंट की चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, फिर
ज्योग्राफी से संबंधित चीजें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, साइंस टेक से संबंधित है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, मिसलेनियस खंड है, और डाटा, एक जगह पे कुछ डाटा स्टोर करके आपको चीजें दी गई हैं। ठीक है, हम ये मैगजीन का जो कंपोजिशन है वो हमने समझ लिया। अब ये हम क्यों बात कर रहे हैं कि मैगजीन का कंपोजिशन, मैगजीन का कंपोजिशन आप अगर बेहतर तरीके से समझे रहोगे तो जो ये हमारा प्रोग्राम है उसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं उसके साथ आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाओगे। जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो मेजर आर्टिकल्स हैं, वो भी जो कवर स्टोरी के रूप में हैं और जो विशेष आलेख के रूप में हैं, इनको, इन सभी सबों को हम बांट सकते हैं विषयवार रूप में। जैसे कि आप देखोगे कुछ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आर्टिकल हैं, तो जितने भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आर्टिकल हैं, साथ ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो न्यूज इन शॉर्ट वाला सेगमेंट है, वो सारा एक साथ कवर किया जाएगा एक साथ। जैसे अप्रैल, ये हमारा अप्रैल माह का मैगजीन है, तो अप्रैल 2025 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो भी न्यूज आर्टिकल्स हैं, जो भी न्यूज इन शॉर्ट हैं, वो एक साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इसी प्रकार जो अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर से रिलेटेड कवर स्टोरी है रहेंगे, या विशेष आलेख रहेगा, या जो न्यूज इन शॉर्ट है, उन सबको एक साथ कवर करके आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा अलग अलग विषयों में। इसी प्रकार पर्यावरण में, इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में, इसी प्रकार विज्ञान प्रौद्योगिकी में, आर्ट एंड कल्चर में, सारे विषयों में आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि 8 या 9 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, मैगजीन में चीजें हैं ही, आपको पढ़ना है मैगजीन, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देंगे। साथ ही साथ सिंप्लीफाइड कहने का मतलब कि आप चीजों के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाओ, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। कई बार क्या होता है कि आप एक बार पढ़ोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस विषय पे उतनी अच्छी है नहीं, तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन इस लेक्चर के साथ अगर आप उस मैगजीन को पढ़ोगे तो आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। सपोज करो इकोनॉमी का कोई आर्टिकल है, सपोज करो आईआर का कोई आर्टिकल है, तो आप उसके साथ के इस न्यूज आर्टिकल को कैसे देखना है, पहला चीज, ठीक, उसको हम डिकोड करके आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उस संबंधित न्यूज का प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या भूमिका है, मुख्य परीक्षा के लिए क्या भूमिका है, प्रारंभिक परीक्षा में कितना रोल हो सकता है। कोई आर्टिकल, अक्सर बच्चों का सवाल रहता है, सर हम ये मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कौन सा आर्टिकल मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे आपको वो भी चीजें डिस्कस करते हुए चले जाएंगे कि इस आर्टिकल को मूलतः आपको मुख्य परीक्षा के लिए देखना है, या मूलतः आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, या दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें भी हम समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मैगजीन में चीजें दी गई है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करते हुए चलेंगे, और कहीं पे अगर ऐसा लगा कि कुछ चीजें थोड़ी एड ऑन हो सकती है, कुछ चीजें साथ के साथ आप समझ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हम थोड़ा बहुत वो भी चीज अपने एंड से आपको एड ऑन करवा देंगे। कुछ हैंडआउट्स वगैरह बहुत ब्रीफ में, आप एकदम से, हमारा पूरा फोकस रहेगा जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उस पर, बहुत थोड़ा कहीं पे अगर साथ के साथ, सपोज करो कि मान लो भारत यूएस रिलेशनशिप है, उसमें भारत यूएस रिलेशनशिप में कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ और वो न्यूज आर्टिकल उसी से संबंधित रहा है, केवल उसी पे फोकस है, तो हो सकता है अगर उससे संबंधित कुछ चुनौतियां हैं वो मैगजीन में नहीं कवर किया गया, तो हम उसको एड ऑन के रूप में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट मूलतः जो हमारा फोकस रहेगा, वो जो हमारा ये क्रक्स मैगजीन है उसी पे फोकस रहेगा। होपफुली ये क्लियर है। अब देखो इसका लाभ आपको क्या मिलेगा, हमारा जो मतलब ये प्रोग्राम है इसका लाभ क्या मिलेगा। जैसे मैंने कहा आपको कि मैगजीन पढ़ना में कई बार बच्चों का की समस्या रहती है कि सर हम इसके साथ बहुत सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, शुरू शुरू में थोड़े जोश में रहते हैं बट आगे नहीं, मतलब 1-2 महीने के बाद वो मैगजीन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हम आपसे आशा रहेगी जैसे ही ये मैगजीन आए आप उसको एक बार रीडिंग देके, ये जितनी जल्दी हो सके हम लोग भी अपने एंड से ये वीडियो आप तक प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सुनी हुई चीजें आमतौर पर एक सामान्य सा मतलब सामान्य सी बात है, अगर आप कोई चीज सुन के रखते हो तो सुनी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हो। तो आपने एक बार रीडिंग दिया है, फिर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो उसके बाद वो चीजें आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और फिर से एक बार कहीं पे अगर आप मैगजीन में पढ़ने वक्त फंस रहे थे तो आप उन चीजों को साथ के साथ जुड़ाव, उसको फिर से, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही होगी, जब आपने पहली बार मैगजीन पढ़ा, संभव ही नहीं है कि सारे विषय आपके समान रूप से चल रहे हो या समान रूप से आप उस पर पकड़ हो आपकी। तो यहां अगर आपको कहीं मैगजीन के किसी आर्टिकल, किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत हुआ, तो हम इस लेक्चर के माध्यम से आपको
वो भी सिंप्लीफाइड करके आपको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो इस माध्यम से इसके साथ आप जो कंटिन्यू ये जैसे ही आपके पास मैगजीन आए, आप मैगजीन रीडिंग दो, साथ के साथ ये लेक्चर भी मतलब जितनी जल्दी हो सके एसएप ये लेक्चर भी आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और एक और लाभ, यहां अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो यहां एक कनेक्शन भी बिल्डअप हो रहा है कि जो अगर आप बहुत सारे फ्रेशर बच्चे होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे होंगे, 2026 के प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो उनके लिए आप अक्सर करंट अफेयर्स का ये रहता है ना कि कहां से शुरू करें, तो आप यहीं से अप्रैल से शुरू करो। आमतौर पे आप देखोगे कि प्रारंभिक परीक्षा से लगभग 1 साल पहले और मुख्य परीक्षा से लगभग 15 महीने पहले के जो करंट के न्यूज हैं उसको अगर आप ठीक ठाक तरीके से मतलब पढ़ के अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हो, तो अब लगभग सारे सवाल जो करंट रिलेटेड सवाल रहेंगे या डायरेक्टली करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल रहेंगे, आप उसको आप उसमें आप सहज रहोगे, उसको आप इजीली कवर कर सकते हो। स्पष्ट है यहां? तो ये हमारा प्रोग्राम है, इस पे हम लोग इसी तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक, यहां अब एक और सवाल है कि इस लेक्चर को कौन कितने लोगों द्वारा आप तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब कोई भी एक व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं, किसी भी एक टीचर या किसी भी एक कितना भी अच्छा एक्सपर्ट हो, उसके लिए व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि सारे विषयों में समान रूप से न्याय कर पाए या समान रूप से आपके साथ मतलब लेक्चर की चीजें डिस्कस करवाए। तो कुछ अन्य लोग भी इसके कुछ खंड मेरे द्वारा, मेरा नाम राघव सिंह है, मेरे द्वारा आप तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। कुछ अन्य जो फैकल्टी और एक्सपर्ट हैं हमारे, उनके द्वारा भी जो मैगजीन के कुछ खंड हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, होपफुली आपके लिए ये मतलब आपके लिए लाभदायक रहे। और आपको अगर इस प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी सुझाव है, कोई भी और कमेंट है, तो आप किसी भी प्रकार की राय है, सुझाव है, कुछ भी आप बताना चाहते हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उस पर बात करने वाले हैं। जो अप्रैल महीने का अंतरराष्ट्रीय संबंध जो मैगजीन आपके पास उपलब्ध होगी, इसका जो आईआर खंड है उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अप्रैल 2024 के आईआर के करंट अफेयर्स के जो भी आर्टिकल्स आपकी मैगजीन में उपलब्ध हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मैगजीन को देखोगे तो इसमें जो कवर स्टोरी है उसमें आपको कुल मिलाकर 4 आर्टिकल जो है वो आईआर से संबंधित रहे हैं। ठीक है, एक बार मैगजीन में हम लोग देख लेते हैं कौन से आर्टिकल जो है। आप देखो आईआर से रिलेटेड आर्टिकल जो शुरू के विशेष आलेख में जो ये 4 आर्टिकल हैं, भारत चिली संबंध, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, भारत यूएई संबंध, लिबरेशन डे टैरिफ, ये 4 आर्टिकल आईआर से संबंधित रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप आगे बढ़ के जो आईआर खंड है इसमें देखोगे तो इसमें भी न्यूज इन शॉर्ट वाला जो आईआर खंड है इसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो न्यूज इन शॉर्ट में, तो एक एक करके हम लोग इन सारे आर्टिकल्स के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, जो कवर स्टोरी है, सबसे पहला आर्टिकल जो है भारत चिली संबंध के संबंध में है, पेज नंबर 11 पे है, आप देख सकते हो मैगजीन में। भारत चिली संबंध, ठीक है। इस आर्टिकल, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत चिली संबंध आर्टिकल है, तो रीजन क्या रहा है।
तो अगर आप इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ोगे, सबसे पहले पेज में ही बताया हुआ है कि जो चिली के राष्ट्रपति रहे हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, उनकी राजकीय यात्रा हुई थी 1 से 5 अप्रैल, अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में जो चिली के राष्ट्रपति थे उनकी राजकीय यात्रा भारत में हुई थी, इसीलिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, इसलिए भारत चिली संबंध, चूंकि चिली के राष्ट्रपति आए तो इस संदर्भ में ये आर्टिकल महत्वपूर्ण, ये भारत चिली संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे संबंधित विभिन्न बिंदु, भारत चिली संबंधों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को हमें समझ लेना चाहिए, पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर इस आर्टिकल को पढ़ो तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल बनने के चांसेस, अभी तक जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है वो कम संभावना है कि सीधे सीधे आपसे भारत चिली संबंधों पर मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न बन जाए। आमतौर पे थोड़ी कम संभावना है। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तो अगर मैं कहूं तो इसे 1 स्टार ही दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इसको आप 3 to 4 स्टार में रख सकते हो। मतलब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इस आर्टिकल से रिलेटेड जो बातें हैं या भारत और चिली के संबंधों से संबंधित जो कुछ बातें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, अब देखो, मैंने सीधे कहा कि मुख्य परीक्षा में संभावना कम है, एकदम कभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टली भारत चिली संबंध पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है सवाल आपको। वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मान लो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका, भारत दक्षिण अमेरिका के संबंध में कोई सवाल बना दे, तो वहां 1-2 पॉइंट जो भारत चिली रिलेशनशिप में रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आप चीजें बता सकते हैं। ठीक है, भारत लैटिन अमेरिका के बारे में पूछा गया तो आप, या फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में भी अगर बात किया जाए तो वहां भी आप 1-2 पॉइंट जो चिली से, भारत चिली रिलेशन में रिसेंट डेवलपमेंट रहा है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल के इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि यह आर्टिकल प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट है? आप साथ के साथ चाहो तो इसको मेंशन करते चले जाओ ताकि आपकी आगे अंडरस्टैंडिंग ये भी बनती रहे कि किसी आर्टिकल को हमें किस अप्रोच में, कितना डिटेल में जाना है, प्रीलिम्स के हिसाब से कितना डिटेल में जाना है, मेंस के हिसाब से। क्लियर है? अब देखो, इससे पहले हम इसमें देखो, यहां पे सबसे पहले चिली के बारे में, मतलब उस आर्टिकल को समझें उससे पहले सबसे पहले जो इस आपके मैगजीन में चीजें प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं, आप उसको ध्यान में रख लो। मतलब जैसे जब भी आप किसी देश के बारे में पढ़ो, मतलब आईआर और प्रीलिम्स में जो आपको आईआर और एटलस से रिलेटेड सवाल पूछते हैं वो आपको यहीं साथ के साथ देखते चले जाना है। जब भी आप किसी देश के बारे में पढ़ो, उसके लोकेशन के बारे में, क्यों फेमस है वो, कुछ और प्रचलित चीजें हैं, उसके आसपास कौन से, उसके आस पड़ोस में कौन से देश हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन उस देश के बारे में आप रख सकते हो, वहीं एक बॉक्स बना के आप मैगजीन के साथ ही एक पेज लगाओ और बॉक्स बना के आप चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे ये भारत चिली संबंध के बारे में यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमें चिली के बारे में, चिली का लोकेशन पता हो जाना चाहिए कि चिली है कहां भाई। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में भी आप देखोगे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में, मतलब पश्चिम दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महादेश के वेस्टर्न साइड में इसका लोकेशन आपको मैप पे दिख रहा होगा। ये चिली है, ये जो है आपको चिली है, नाम चिली है और दिखने में भी चिली मिर्ची की तरह पतला सा एकदम है, तो नाम भी चिली है और दिख भी चिली जैसा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। फिर जब भी किसी देश को देखो तो इसके आसपास और कौन से देश हो सकते हैं, मतलब इसके आस पड़ोस में कौन से देश हैं, किसके साथ यह सीमा साझा करता है। तो आप देखोगे इधर उत्तर में आप देखोगे पेरू के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर आप उत्तर और पूरब में आप देख सकते हो बोलिविया, और पूरब में आप देख सकते हो अर्जेंटीना के साथ। 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। और ये वाला जो है आपको पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन के साथ, तो स्थल रुद्ध देश भी नहीं है, लैंडलॉक भी नहीं है, पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है उसके साथ सीमा साझा कर रहा है, और 3 और देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक, और चिली की जो राजधानी है वो कहां है, सेंटियागो। ठीक है,
ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी देश के बारे में पढ़ो। सपोज करो भारत अर्जेंटीना संबंध हुआ, भारत बोलिविया संबंध हुआ, कोई भी देश, भारत मैक्सिको संबंध हुआ, तो पर्टिकुलर मैक्सिको के बारे में थोड़ा बात, अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा बात, जिस भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध वाला बात हो, तो प्रिलिम्स के हिसाब से बेसिक इंफॉर्मेशन उस देश के लोकेशन के बारे में, कहां स्थित है, क्या उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारा चीज आप एकदम ब्रीफ 2 से 3 लाइन लगेगा, आप ब्रीफ बॉक्स बना के आप लिख लो। जैसा कि आप देखो मैंने यहां आपके साथ शेयर कर दिया है, वो दिख रहा है लोकेशन चिली के बारे में सामान्य, इसी तरह का आप सामान्य जानकारी के रूप में चीजें, जब भी आईआर से संबंधित किसी देश के बारे में हो तो ये चीज बेसिक कर लेना है। ठीक, तो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अवस्थिति पता चल गई, एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच पतली पट्टी के रूप में स्थित है। अगर आप इसके लोकेशन को देखो एक बार फिर से, आप देखो ये देख रहे हो, ये एंडीज पर्वत और ये पैसिफिक के बीच एकदम सकड़ा सा पट्टी के रूप में अवस्थित है, इस चीज को भी ध्यान में रख लेना है। अगला देखो, 3 दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ सीमा साझा करता है, अभी हमने बात किया पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना। चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली में एक और चीज, कुछ और यूनिक फीचर आपने सुन रखा होगा अटाकामा मरुस्थल के बारे में, आप जब ज्योग्राफी लोकेशन वाला ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की जो आपकी कक्षाएं होंगी उसमें आप इसके बारे में या तो आपने सुन रखा होगा या सुनोगे, अटाकामा डिजर्ट के बारे में। इसको पृथ्वी का सबसे शुष्कतम स्थल, ड्राइएस्ट रीजन बोला जाता है, बहुत ही फेमस है, ये भी पता होना चाहिए। कभी भी प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट दे देगा इसी तरह का, अटाकामा मरुस्थल का लोकेशन कहां अवस्थित है, या चिली में अटाकामा मरुस्थल है या दक्षिण अमेरिका में, तो साथ के साथ इस तरह से बॉक्स बना के आप चीजें बना लो। आगे चिली लिथियम अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, बस यहां पे एक सामान्य जानकारी के लिए कि लिथियम ट्रायंगल, आपने अगर आप न्यूज आर्टिकल्स वगैरह फॉलो कर रहे होगे तो ये टर्म आपने जरूर सुन रखा होगा कि लिथियम ट्रायंगल, तो चिली भी लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। चिली लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया एवं चिली 3 देश हैं जो लिथियम ट्रायंगल, लिथियम का मोर देन 50% जो है रिजर्व इसी क्षेत्र में है, एक ट्रायंगल नुमा शेप बनता है इन 3 देशों को मिलाकर, जो प्रमुख मतलब लिथियम रिजर्व का क्षेत्र है, तो उसमें चिली भी उसका पार्ट है, तो आपको यह भी ध्यान में रहना चाहिए। चिली ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, एक फैक्ट है, साथ के साथ आप ध्यान रख लो। और चिली संसार का सर्वाधिक तांबा, कॉपर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और सबसे बड़ा भंडार भी तांबा का, कॉपर का चिली में ही है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन एक पेज का आपके पास। अब चिली से संबंधित कभी भी एटलस आधारित जो प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, 90% चांसेस हैं कि वो कभी आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप एक बार मैप देख लो और ये बेसिक इंफॉर्मेशन एक छोटा सा पेज बना के मैगजीन में ही चिपकाओ और वहीं पे लिख लो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको, तो कभी भी अगर प्रारंभिक परीक्षा में चिली से आधारित कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? वापस आते हैं अब हम अपने आर्टिकल पे, जो मैगजीन में जो मूलतः आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो मैंने आपको कहा कि जो अभी हमने बात की वो मैगजीन में उपलब्ध नहीं है, तो हम एड ऑन, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुछ चीजें हम एड ऑन के रूप में अगर जरूरत हुई तो हम वो कर सकते हैं, बट मूलतः हमारा फोकस किस पे रहेगा, जो मैगजीन में चीजें दी गई हैं उसी पर। ठीक, अब ये भारत चिली संबंध, पहले ही मैंने बताया आपको कि जो चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रॉन्ट हैं, उनकी अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा पर रहे, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आप देखोगे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस बैठक में जो क्या क्या वार्ताएं हुई, आप एक बार पढ़ोगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा शुरू में दिक्कत है नहीं। जैसे आप देखोगे जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके लिए बातचीत हुआ है, सीपा के लिए सीपा वार्ता शुरू हुआ है, सीपा वार्ता समझौता हो नहीं गया है बट इसकी वार्ताएं शुरू हुई। तो एक पॉइंट आपको यह ध्यान में रख लेना है कि जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके लिए वार्ता प्रारंभ हुआ है। अब अगर कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा है, उसके लिए वार्ता हो रहा है, तो उसका क्या होगा, अगर इकोनॉमिक बेहतर मतलब आर्थिक संबंध डेवलप होंगे तो दोनों देश में व्यापार बेहतर होगा, रोजगार, विकास, सारी चीजें, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ सकते हो। बस एक पॉइंट बस ध्यान रखना है कि सीपा के लिए वार्ता आरंभ हुई है। अगला पॉइंट देखोगे आपको क्रिटिकल मिनरल से संबंधित है। दूसरा पॉइंट देखो, ये महत्वपूर्ण खनिज जो है ये बेसिकली क्रिटिकल मिनरल के लिए है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है। ठीक है,
तो इसके क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित तौर पे आपने ये नाम सुना होगा। जो वर्तमान समय में जो वर्तमान समय की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो क्रिटिकल मिनरल से एकदम डायरेक्टली जुड़ता है। ठीक है, बिना क्रिटिकल, आप जितने भी ईवीज देख रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और क्रिटिकल मिनरल्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट लिथियम को आप देख सकते हो। और अभी हमने बात किया कि लिथियम ट्रायंगल और लिथियम का दूसरा सबसे बड़ा मतलब उत्पादक देश है, सबसे बड़ा रिजर्व देश में से एक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे एक समझौता सहयोग की बात की गई है। तीसरा देखोगे कि आतंकवाद विरोधी और वैश्विक सुरक्षा। आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में है। तो किसी भी देश के साथ जब भी बायलैटरल बातें होती है तो भारत आतंकवाद के संबंध में अपने जो पॉइंट्स हैं उसको काफी मुखरता से रखता है। अब इसमें देखो तीन चीजें बात दी गई। एक तो यूएनएससी संकल्प जो 1267 है, 1267 है, हमेशा ध्यान रखना यहीं पे, अगर आपने नहीं ना, मैं आशा करता हूं कि आपने यूएनएससी संकल्प जो 1267 है इसके बारे में निश्चित तौर पे सुन रखा होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार आप गूगल करके इसके बारे में समझ लेना। जो भी प्रतिबंध लगाया जाता है आतंकवादियों पर, आप देखोगे जो यूएनएससी संकल्प 1267 है उसी के माध्यम से। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके तहत, और नो टेरर फॉर मनी, नो मनी फॉर टेरर, जो NMFT पहलों के प्रति चिली ने अपनी सहमति जताई है। तो इससे संबंधित हो गया। अगला देखोगे अंतरिक्ष के से संबंधित है, स्पेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी काफी विकसित है और ऐसे देशों को काफी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भारत का जो स्पेस मिशन है काफी एक तो डेवलप भी है और काफी इकोनॉमिकल रहता है। तो ऐसे देश इससे आकर्षित होते हैं। तो भारत, इसमें भी समझौते पे बात की गई है। अगला पॉइंट आप देखोगे फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित होगा और पारंपरिक चिकित्सा। अगला पॉइंट आप देखोगे फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित है और पारंपरिक चिकित्सा। भारत का जो फार्मा उद्योग है काफी विकसित है। दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख जो फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयों का निर्यात है, उसमें भारत विश्व में प्रमुख देशों में से एक है। तो इस पर भी वार्ता हुई है। साथ ही साथ आप देखोगे जो पारंपरिक चिकित्सा है, हमारे यहाँ योग, सिद्धा योग को काफी बढ़ावा दिया गया है। आप देखोगे आयुष मंत्रालय भी बना, जो ये मोदी गवर्नमेंट जब पहली बार पावर में आई तभी से जो पारंपरिक चिकित्सा है उस पर काफी बल दिया गया है। तो उस संबंध में भी बढ़ावा देने के लिए बातें हुई हैं। ठीक, अगला देखोगे बहुपक्षीय और जलवायु सहयोग। अब देखो बहुपक्षीय जलवायु सहयोग ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत हमेशा से जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड है उसकी वकालत करता रहा है। तो भारत हमेशा से बहुपक्षीय, ताकि सबको विकास का मौका मिले, किसी मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड डेवलप ना हो या बाइपोलर वर्ल्ड डेवलप ना हो, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड डेवलप हो। कई सारे विश्व के सब बहुपक्षीय, सभी पक्षों को, अलग अलग पक्षों को सहभागिता मिले, तो भारत उस पर भी बात कर रहा है। ये सारी बातें हैं। अब देखो, अगर आप IR पहले से थोड़ा भी पढ़ा होगा तो बस आपको इसमें से देखोगे अधिकांश पॉइंट, चाहे वो टेररिज्म वाला बात हो, चाहे वो स्पेस वाला बात हो, चाहे मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो, भारत हमेशा से ये सारी बातें कहता रहा है। जो इंपॉर्टेंट इसमें एक यूनिक वाला जो चिली के संबंध में रहेगा, वो बस आप देख सकते हो क्रिटिकल मिनरल वाला और जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस पे बात हुआ। आप बस ये हेडिंग जो 5-6 हेडिंग्स है ना, वो आपके ध्यान में रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। रटना नहीं है, बस आप 2-3 आर्टिकल अन्य देशों के साथ भी आप बायलैटरल संबंधों को समझोगे तो आप देखोगे कि इसमें से अधिकांश पॉइंट इस तरह की बातें होते रहती हैं। कोई मेजर डेवलपमेंट हो उस क्षेत्र में, जैसे अंतरिक्ष में कोई बड़ा MOU साइन हो गया या कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट हो गया, तो फिर हमें उसको अलग से ध्यान रखना है। अदरवाइज ये सारी बातें होते रहेंगी। ठीक, तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं, ये कोई अलग से नया पॉइंट नहीं है। आगे देखोगे सिग्निफिकेंस फॉर द रिलेशन होगा, मतलब ये क्या महत्व है, भारत के लिए चिली का क्या महत्व है या चिली के लिए भारत का क्या महत्व है, उस पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इससे पहले कि हम इस पर आए, मैं आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी देश के बारे में पढ़ो, जब भी आप किसी भी देश के बारे में बायलैटरल रिलेशनशिप को पढ़ोगे, तो वहां 2 ही 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान में नहीं रखना होता है। जैसे कि कभी भी द्विपक्षीय संबंध आप पढ़ोगे IR में, तो इसी 5 पॉइंट, 5 हेडिंग बनाना, इसी 5 हेडिंग पे आपको चीजों को देखना है। जैसे सपोज करो भारत प्लस कोई भी देश, कोई भी अन्य देश, कोई भी देश
का जब भी बायलैटरल संबंध होगा, द्विपक्षीय संबंध होगा, तो इस 5 हेड्स में आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि पहला, भारत के लिए महत्व, भारत के लिए महत्व, भारत के लिए संबंधित देश का महत्व, कि जैसे यहां भारत चिली संबंध है तो भारत के लिए चिली का क्या महत्व है, पहला पॉइंट। 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा, संबंधित देश के लिए भारत का महत्व, संबंधित देश के लिए भारत का महत्व, ठीक है। बस ये दूसरा पॉइंट यही ध्यान रखना है कि ये पहला, भारत के लिए क्या महत्व है, दूसरा, उस देश के लिए भारत का क्या महत्व है। अब दो देश अगर द्विपक्षीय संबंध में है तो दोनों को कुछ ना कुछ लाभ होगा एक दूसरे से, तो हमें उस यही 2 चीज देखना है। किसी भी भारत यूएस संबंध हो, भारत रसिया संबंध हो, भारत चाइना संबंध हो, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध हो, भारत चिली संबंध हो, कोई भी 2, जब भी आप बायलैटरल रिलेशनशिप देखो तो इसी 5 पॉइंट में देखना है। तो 2, पहला तो भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है उसका, दूसरा, उस देश के लिए भारत का क्या महत्व है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि क्या रीसेंट इनिशिएटिव है, हालिया पहल, कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान होना चाहिए, क्या रीसेंट इनिशिएटिव रहा है दोनों देशों में, ठीक। चौथा, अब सिर्फ अच्छा अच्छा तो होगा नहीं, कोई भी 2 रिलेशन होगा तो कुछ चैलेंजेस होंगे, तो चुनौतियां क्या है, दोनों देशों के मध्य क्या चुनौतियां हैं। और पांचवा, चुनौतियां आ गई तो हम वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, भविष्य की राह क्या हो सकती है, सुझाव क्या हो सकता है, ये सारी चीजें एक हेड में हम सुझाव में देख सकते हैं। कोई भी आईआर के किसी भी देश के साथ जब भी आप बायलैटरल संबंध देखो, बस आपको इन्हीं 5 हेड्स में, इन्हीं 5 हेडिंग्स के आधार पर 2-2, 3-3 पॉइंट अगर आपके पास हैं, कभी भी आपके कोई भी आंसर आप मैनेज कर लोगे। बस इन्हीं 5 पॉइंट को, 5 डायमेंशन में आपको चीजों को देखना है, ठीक है। अब आते हैं, अब इसी फॉर्मूला को हम कहां अप्लाई करते हैं, भारत चिली संबंध पर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये महत्व वाला जो पॉइंट है, अब महत्व वाला पॉइंट देखोगे इसमें कि क्या महत्व है, तो एक ही साथ यहां दे दिया गया है कि भारत के लिए क्या महत्व है, चिली के लिए क्या महत्व है। आप देखोगे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, ऐतिहासिक संबंध, 1949 से ही ऐतिहासिक संबंध रहा है, और 1956 में चिली के साथ एक व्यापार समझौता हुआ। अगर आप पॉइंट्स पढ़ोगे आगे तो देखो, ऐतिहासिक संबंध वाला हेडिंग जो है उसी में आप पढ़ो, तो इसमें देखोगे 1956 में भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट लैटिन अमेरिकी कंट्री रहा है, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल, यही आप हेडिंग्स आप देखोगे, भारत चिली संबंध, तो राजनयिक संबंधों की 76वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। मतलब 1949 से ही भारत चिली संबंध रहा, और 1956 से ट्रेड रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया। दूसरा, आप देखो, रणनीतिक सहयोग, अभी हमने बात किया, बहुपक्षवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, नियम आधारित जो विश्व व्यवस्था है, उस पर भारत हमेशा इस तरह की बातें करता है ताकि एक समान प्लेटफॉर्म मिला रहे सभी देशों को, ठीक है। तो उस पर पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखोगे, राजनीतिक जुड़ाव, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना, कभी भी आपसे अगर ये प्रीलिम्स के हिसाब से, ये जो राजनीतिक जुड़ाव वाला पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। देखो, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो है वो भी, उन्होंने चिली की यात्रा की थी, और जो उससे पहले आप देखोगे जो चिली के राष्ट्रपति थे मिशेल बैचलेट, उन्होंने भी 2009 में भी और 2015 में भी भारत की यात्रा की थी। तो कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि जो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है चिली के राष्ट्रपति, वो पहले चिलियन राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जो भारत आए, तो हमको उस स्टेटमेंट को गलत मानना है। बस एक पॉइंट के हिसाब से, कभी अगर मतलब रेयरली आपको ऐसा दे सकता है, कम संभावना है, बट आप ध्यान में रखिएगा कि पहले नहीं थे, इससे पहले भी यात्राएं हुई थी, ठीक। अगला पॉइंट देखोगे, रक्षा और सुरक्षा संबंध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। मतलब आप देखोगे कि भारत जो है, जो रक्षा उपकरणों के निर्यात में, आमतौर पे आप देखोगे भारत के संदर्भ में ये बात की जाती रहती है कि भारत जो है रक्षा उपकरणों को, अधिकांश रक्षा उपकरणों के लिए क्या करता है, आयात करता है। बट रिसेंटली आप देखोगे भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी काफी
आगे बढ़ रहा है, तो उसी का एक एग्जाम्पल है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला पॉइंट देखोगे कि आर्थिक और व्यापार संबंध, 3.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार संबंध है और लिमिटेड है। यहां पे आप देखोगे यही जो व्यापार के मुख्य क्षेत्र क्या है, आप देखोगे अधिकांशतः जो है फार्मास्यूटिकल्स है, आईटी सर्विसेज है, ऑटोमोबाइल है, और जो भारत निर्यात करता है, और भारत जो आयात करता है चिली से, उसमें आप देखोगे तांबा, लिथियम और शराब। बहुत ही मतलब जो बास्केट है, मतलब आप देखोगे जो ट्रेड बास्केट है वो बहुत नैरो है। ये एक चैलेंजेस भी है, आगे जब हम चैलेंजेस के पॉइंट देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। फिर देखो महत्वपूर्ण खनिजों और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग। अब अभी मैंने बताया था आपको कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उससे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी ईवीज वगैरह हैं उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका महत्व है, तो उस क्षेत्र में भी सहयोग हो रहा है। अब देखो अगला हेडिंग्स, भारत चिली संबंधों में क्या चुनौतियां हैं। पहला पॉइंट तो भौगोलिक दूरी है और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मतलब कोई भी डायरेक्ट हवाई संपर्क की कमी है, बहुत लिमिटेड है या नहीं के बराबर है। ठीक, डेफिनेटली भौगोलिक दूरी है और कोई बहुत डायरेक्ट मतलब संबंध हवाई संपर्क नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज के रूप में। दूसरा देखोगे कि व्यापार सीमित है, जो अभी मैंने कहा कि ट्रेड बास्केट बहुत लिमिटेड है, हमें ट्रेड बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन करना है। अगला पॉइंट आप देखोगे कि व्यवसायों के बीच कम जागरूकता है। अब देखो कि बहुत ज्यादा मतलब अवेयरनेस नहीं है कि चिली में किस चीज का इन्वेस्टमेंट भारत कर सकता है, या चिली और भारत के बीच और क्या क्षेत्र हो सकते हैं जहां पे कि व्यवसाय बेहतर डेवलप हो सकता है। ठीक, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। लॉजिस्टिक और रेगुलेटरी जो समस्याएं हैं उसके बारे में, लॉजिस्टिक और विनियामक बाधाएं। और उसके आगे देखोगे अन्य वैश्विक अभिकर्ताओं से मतलब चैलेंजेस। अब चाइना हर जगह, पूरी दुनिया में चाइना का पैर फैला हुआ है, तो चाइना से आपको चैलेंज मिलेगा ही। अमेरिका के पड़ोस में है तो अमेरिका से भी चैलेंज रहेगा, यूरोपियन यूनियन से चैलेंज रहेगा। तो ये सारे भी भारत चिली के बीच जो और मजबूत आर्थिक संबंध या अन्य संबंध हो सकते हैं, तो इन देशों के कारण जो अन्य वैश्विक अभिकर्ताओं उनसे भी मतलब मजबूत प्रतिस्पर्धा है। और आखिरी पॉइंट चैलेंज वाला देखो, भाषा और सांस्कृतिक अंतर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आमतौर पे जो भाषाएं बोली जाती है वैश्विक भाषा के संदर्भ में अगर बात करें, तो इंग्लिश ही बहुत ज्यादा बोली जाती है। आप समझ लो सबसे ज्यादा रटी घसी हमारे यहाँ ही जाती है इंग्लिश। अब चिली में जो है इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत कम है। चिली मूलतः स्पेनिश है, मूलतः स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं। अब ना केवल चिली, अधिकांश आप दक्षिण अमेरिका के देश देखोगे तो वहां स्पेनिश या पुर्तगीज बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये एक चैलेंज हो जाता है। क्या हमारे यहाँ स्पेनिश बोलने वाले लोग कितने हैं? आपको इंग्लिश बोलने टूटी फूटी तो लगभग आज के डेट में तो हर कोई बोल ही लेता है। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने हमारे, अब इसके ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो भाषाई संबंधी बाधा है, तो इसको भी दूर करने, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गए। क्या मतलब महत्व क्या है भारत के लिए चिली का, चिली के लिए क्या महत्व है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आगे, मतलब जो भविष्य की राह क्या हो सकती है। उसमें आप देखोगे पॉइंट पहला, सीपा वार्ता में तीव्रता लाना, जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें थोड़ा तेजी लाना है। उसके नीचे पॉइंट देखोगे आप, महत्वपूर्ण खनिजों जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला है और नवीकरणीय, बहुत संभावना है। भारत का जो एनर्जी डिमांड है वो हर दिन, भारत बहुत तेजी से ग्रोइंग मतलब इकोनॉमी है, बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है। और अलग अलग तरह के आप देखोगे पेरिस कन्वेंशन के बाद जो है एनडीसीज का जो प्रोविजन है, तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है और चिली के पास वो रिसोर्सेस हैं जिससे नवीकरणीय, जिस पर नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य निर्भर करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कोऑपरेशन का क्षेत्र हो सकता है। अगला देखो, समुद्री हवाई संपर्क बढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी शुरू में ही हम चैलेंजेस में बात कर रहा था कि प्रत्यक्ष जो है हवाई संपर्क बहुत बेहतर नहीं है, तो उसको बढ़ाना है। आगे देखो, बिजनेस टू बिजनेस जुड़ाव को बढ़ावा। अब देखो मैंने तभी बताया था चैलेंजर में कि आइडिया ही नहीं है लोगों को कि किन क्षेत्रों में बात किया जाना चाहिए, तो B2B समिट्स ऑर्गेनाइज किए जाए। अब देखोगे इसमें बिजनेस समिट, व्यापार मेला, स्टार्टअप सहयोग, इस तरह की जो अलग अलग देशों के साथ होते हैं, उसी तरह चिली के साथ भी हो कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके दोनों देशों के व्यवसायों के बीच में, व्यवसाय और व्यवसायियों के बीच में। और आखिरी पॉइंट आप देखोगे, डिजिटल और फिनटेक सहयोग का लाभ उठाना, डिजिटल और फिनटेक सहयोग का लाभ उठाना। अब डिजिटल, भारत का डिजिटल प्रौद्योगिकी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो फिनटेक आप यूपीआई देखोगे काफी तेजी से फैल रहा है अलग अलग देश में, तो चिली को इस क्षेत्र में भी भारत सहयोग कर सकता है, उससे भी दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्पष्ट है? तो ये भारत चिली संबंध में था।
अब यहां पे मैंने आपको कहा था कि जो ये पॉइंट, एक तो लोकेशन आपको ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। दूसरा ये लिथियम ट्रायंगल, अभी हमने बात किया लिथियम ट्रायंगल, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लिथियम ट्रायंगल में कौन सारे देश हैं, आपको ये स्लाइड में मैंने लिख के दे दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा। और ये अटाकामा डेजर्ट जो है, ये भी काफी, अभी हमने बात किया था ना ड्राइएस्ट प्लेस ऑन प्लेनेट, तो उसको भी ध्यान में, आप लोकेशन के साथ ही ध्यान में रखिएगा। फिर अभी हमने बात किया था ऑस्ट्रेलिया के बाद लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा सबसे प्रमुख रिजर्व में भी है। तो इतने पॉइंट, ये जो सामान्य जानकारी वाला खंड है, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये था भारत चिली संबंध। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला देखो बिम्स्टेक है, भारत बिम्स्टेक रिलेशनशिप पर आधारित है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, इस पर इसी से संबंधित ये है। इसके अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे बिम्स्टेक से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जो बिम्स्टेक के बारे में आपके पास होना चाहिए उस पर आधारित सवाल पूछा जा सकता है। जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुए हैं उस पर आधारित सवाल पूछा जा सकता है आपको। और मुख्य परीक्षा में तो प्रबल संभावना रहती है, मुख्य परीक्षा में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इसमें सबसे पहले तो आपको एक न्यूज के रूप में एक जो थाईलैंड है, थाईलैंड के बैंकॉक में जो है बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाग लिया गया। इसी कारण ये करंट में न्यूज में रहा। तो सबसे पहला फैक्ट या सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ कहां आयोजित हुआ, तो थाईलैंड के बैंकॉक में। किस भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक। और अभी जो ये है बिम्स्टेक का जो जहां शिखर सम्मेलन हो रहा है वही अध्यक्षता कर रहा है, तो बिम्स्टेक का की अध्यक्षता भी थाईलैंड के पास ही थी, थाईलैंड से अब जो है बांग्लादेश के पास गया है। ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें देखोगे कि इस शिखर सम्मेलन, जो छठा शिखर सम्मेलन है, इसके संबंध में कुछ बातें आपको इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहला तो थीम, अगर आप देखोगे, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहां आपको इस तरह की सवाल पूछ लेते हैं कि बिम्स्टेक शिखर, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रोस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ठीक है, ये समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ये थीम रहा है बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन का, ठीक है। फिर इसमें फोकस रहा था वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य साझा विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। ध्यान में आप पढ़ोगे, ध्यान में रह ही जाएगा। क्षेत्रीय समूह की अध्यक्षता, अगला पॉइंट आप देखोगे कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 7 वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक है, ये ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। 7 वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक, मतलब कहने का तात्पर्य है इन पर्सन मीटिंग है। इससे पहले जो इन पर्सन, मतलब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी इन पर्सन, वो 7 साल पहले 2018 में हुई थी। जो 4th बिम्स्टेक समिट हुआ था अगस्त 2018 में नेपाल के काठमांडू में, उसमें इन पर्सन समिट हुआ था। उसके बाद 5th बिम्स्टेक समिट, आप उसके बाद देखोगे 2020 में आप देखोगे कोविड आ जाता है, तो 2022 में 2022 में जो है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है, श्रीलंका में होता है, लेकिन ये वर्चुअल समिट होता है। इसलिए इन पर्सन, क्या लिखा गया है कि 7 वर्षों में पहला इन पर्सन मीटिंग है, 2018 के बाद पहला इन पर्सन मीटिंग हुआ है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रीय समूह की अध्यक्षता बांग्लादेश, पहले ही मैंने बताया कि अब जो थाईलैंड से ये समूह की अध्यक्षता किसके पास गया है, बांग्लादेश के पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इससे पहले कि हम इस समिट के बारे में कुछ बात करें, बेसिक इंफॉर्मेशन आप देखोगे एक बॉक्स बना के आपको बिम्स्टेक के बारे में दिया हुआ है। ये बॉक्स जो बना हुआ है बिम्स्टेक के बारे में, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है।
यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में संभावित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक, मतलब बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और वहां ये इससे संबंधित चीजें दी जा सकती है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसके ओरिजिन के बारे में आप देखिए, एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई बिस्ट ईसी के रूप में, BIST मतलब बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के रूप में 1997 में इसकी स्थापना हुई, 6 जून 1997। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि 4 संस्थापक सदस्य रहे, आप BIST ध्यान में रख सकते हो, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड, बिस्ट ईसी। कभी भी आपसे एक स्टेटमेंट ऐसा बना के दे सकता है कि कौन संस्थापक सदस्य थे, तो आप उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि बिस्ट ईसी के रूप में इसकी स्थापना 1997 में हुई। 1997 में ही म्यांमार जो है इसका सदस्य बना, ठीक है। आगे दिसंबर आप देखोगे लिखा हुआ है आपके मैगजीन में, आप देखोगे तो 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार इसका सदस्य, म्यांमार जब सदस्य बना तो बिस्ट बन गया बिम्स्टेक, ठीक है। ये बिस्ट जो है ये बन गया आपको, पहले क्या था, बिस्ट ईसी, ठीक है, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और फिर बनाइए बिम्स एक, ठीक है, बांग्लादेश इंडिया म्यांमार थाईलैंड श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक। तो बिम्स यहीं से ये बिम्स्टेक नाम बना। आगे आप देखोगे, आप इसमें बताया हुआ है 2004 में भूटान और नेपाल सदस्य बन गए। तो अब जो है इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। पहले जो था, जो देश थे उनके इनिशियल्स पे आधारित था, बाद में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक किया गया, जिसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अधिकांश देश जो है बंगाल की खाड़ी के तटीय देश हैं। कुल सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य हैं, आपको यह ध्यान रखना है, ये डेवलपमेंट आपको ध्यान रहेगा तो आप ध्यान रख लोगे कि पहले 4 देश थे, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड, फिर म्यांमार 5वां, और फिर नेपाल और भूटान, कुल 7 देश बने। अब यहां पे आप एक चीज, कई बार बिम्स्टेक को क्या कहा जाता है, सार्क प्लस आसियान, ठीक है। मतलब इसमें सार्क के भी, जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन रहा था, उसके कुछ देश हैं, 5 देश आप देखोगे सार्क के हैं, और 2 देश जो हैं आसियान के हैं, थाईलैंड और म्यांमार जो हैं वो आसियान के हैं। तो आसियान और सार्क दोनों से मिलकर, मतलब समझ लो कि दोनों का सम्मिलित रूप आपको इसमें दिखता है। आगे देखो, बिम्स्टेक के बारे में कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताई गई है कि दुनिया लगभग जो है 22% जो पॉपुलेशन है दुनिया का, वो बिम्स्टेक देशों में रहती है, 1.7 बिलियन आबादी है, और जो इनका सकल कंबाइंड जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये भी एक फैक्ट, आप जब भी बिम्स्टेक के बारे में, आप बिम्स्टेक के इंपॉर्टेंस को बताना हो तो ये पॉइंट्स आप उसमें बता सकते हो। फिर इसका उद्देश्य देखोगे, उद्देश्य बताया हुआ है, तो उद्देश्य में आप देखो, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप जहां बिम्स्टेक के बारे में आधारभूत कक्षाओं में आप पढ़ रहे होगे, वहां ये चीजें डिस्कस की गई होंगी कि 6 क्षेत्रकों पर, व्यापार, तकनीकी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, मत्स्यन, इन सब क्षेत्रकों पर इसमें मूलतः जो है बात किया गया था। आगे चलकर इसको अन्य क्षेत्रकों में, जैसे कि आप देखोगे काउंटर टेररिज्म है, कृषि है, अन्य विकास है, उस पर भी इसको बढ़ाया गया। एक और चीजें आप यहां नोट कर सकते हो कि जो क्षेत्रक विकास है, बिम्स्टेक जो अलग अलग क्षेत्रक विकास, जो इसके 7 देश हैं, सबको एक एक क्षेत्रक का हेड बना दिया, जो प्रमुख क्षेत्रक का हेड है बना दिया गया है। जैसे भारत जो है, जो सेक्टर सिक्योरिटी वाला है, सुरक्षा क्षेत्रक है, उसका हेड है, इसके अंतर्गत अन्य सब सेक्टर्स भी समाहित हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जो इसका परमानेंट मतलब सचिवालय है, अस्थायी सचिवालय है, वो ढाका में 2014 में बना है। ये एक पॉइंट है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपकी मैगजीन में ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक घोषणा से बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इतना पॉइंट जो है, आप बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, इसकी स्थापना से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं वापस से बिम्स्टेक के बारे में, जो छठा हमने क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि अप्रैल
2025 में जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भाग लिया गया इसीलिए। अब यहां पे देखोगे आप जो ये छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहला तो आप बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 है, ये बस आपको नाम ध्यान में रह गया, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बैंकॉक विजन 2030 संबंधित रहा है तो बिम्स्टेक से, बस आपको ये नाम ध्यान में रख लेना है। ठीक, दूसरा देखोगे बिम्स्टेक के लिए प्रक्रिया नियम, ठीक है, मतलब इसमें बिम्स्टेक कार्य करने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करने की बात कही गई है इसमें, तो उसके बारे में। अगला देखोगे कि जो इमिनेंट पर्सनैलिटी, बिम्स्टेक प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट है, उसके बारे में बात किया गया है। 2030 जो बिम्स्टेक का 2030 का विजन है, उसमें कैसे बिम्स्टेक को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे जो चैलेंजेस है उसको अप्रोच करना चाहिए, उस पर बातें की गई है। एक बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सेलेंस की बात की गई, बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र, इसके बारे में आप बस एक पॉइंट बस ध्यान में रख लेना, जब भी आप लिखोगे बिम्स्टेक, ये छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की प्रमुख बातें, तो इस पर भी सहमति बनी है, बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सेलेंस उत्कृष्टता केंद्र पे आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। अगला देखोगे डिजिटल और ऊर्जा सहयोग, भारत ने अपने यूपीआई सिस्टम को बिम्स्टेक भुगतान नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेंगलोर में एक दो चीजें हैं, एक इसमें जो पांचवा पॉइंट है, एक तो डिजिटल, जो भारत का यूपीआई सिस्टम है, भारत काफी सक्सेसफुल रहा है, तो भारत इसका विदेशों में भी प्रचार कर रहा है, तो मतलब बिम्स्टेक को भी यूपीआई सिस्टम से भी जोड़ने का बात किया गया है। और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसी में आप देखोगे, बेंगलोर में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र को चालू करने की बात की गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बोधि कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये बोधि कार्यक्रम कुछ नहीं, बस एक तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें मतलब स्कॉलरशिप वगैरह भी है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर कैंसर देखभाल पहल, भारत का ही इनिशिएटिव है ये, कि कैंसर जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए बेहतर इनिशिएटिव कुछ लिया जाए। फिर देखो बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस समिट, ठीक है, भारत द्वारा 21 सूत्री कार्य योजना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक देख लेना ये पीपल टू पीपल, आखिरी पॉइंट जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वाला जो है, उसमें आप देखोगे बिम्स्टेक एथलेटिक मीट 2025 में बात किया गया है और बिम्स्टेक गेम्स 2027 में बात किया गया है। इससे भी जो बिम्स्टेक देशों के बीच है बेहतर संबंध बनेगा। फिर अंतरिक्ष में अगेन हमने जैसे अभी बात किया था कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र काफी विकसित है, तो जो बिम्स्टेक देश है उसके लिए भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में बेहतर एक मतलब रोल मॉडल के रूप में, बेहतर सहयोगी के रूप में उभर सकता है। और एक आखिरी पॉइंट है अस्थाई समुद्री परिवहन केंद्र, इसको भी आप में ध्यान में रखिएगा कि एक मतलब परमानेंट जो मैरीटाइम मतलब एक सेंटर है उसको डेवलप करने की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया कि जो छठा बिम्स्टेक से संबंधित पॉइंट्स है इसमें आप ध्यान रख सकते हो। इसमें मैंने 5 पॉइंट आपको बताए जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे पहले तो एक तो बैंकॉक विजन 2030 जो है, बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बिम्स्टेक प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट, कैसे 2030 विजन 2030 के अप्रोच करना है उसको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सेलेंस उत्कृष्टता केंद्र की बात की गई, बेंगलोर में एक एनर्जी सेंटर की बात की गई है उसको ध्यान में रखना है, और जो लोगों पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाला है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगला देखो बिम्स्टेक के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, अगेन जब भी जैसा मैंने कहा था कि बायलैटरल संबंध में, द्विपक्षीय संबंध में, उसी तरह जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं तो हमेशा हम भारत के हितों की बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध में। तो भारत के हितों के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बिम्स्टेक का क्या महत्व है, भारत के हितों के दृष्टिकोण से बिम्स्टेक कैसे महत्वपूर्ण है, उस पर हम बात करेंगे। यहां आप देखोगे जो बिम्स्टेक का महत्व है, आप जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, मल्टीपल मतलब इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। जियो पॉलिटिकल महत्व है, जो जियो इकोनॉमिक महत्व है और जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसमें अलग अलग पॉइंट करके आपको बताया गया है। अगर हम जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक्ट ईस्ट, भारत की जो पॉलिसी रही लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक के थ्रू भारत, मैंने आपको शुरू में बताया बिम्स्टेक मतलब सार्क प्लस
आसियान। तो जो एक्ट ईस्ट मतलब पूरब की तरफ भारत को बढ़ना है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना है, आसियान क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो बिम्स्टेक वो रास्ता है, वो गेटवे है। तो भारत के एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखन, ये पॉइंट स्पष्ट है। अगला पॉइंट देखो, सार्क का विकल्प। आप देखोगे सार्क बहुत सक्सेसफुल तो रहा नहीं कभी भी। क्यों नहीं रहा? भारत पाकिस्तान कोई भी मुद्दा नहीं, हमेशा सार्क जो है मूलतः भारत पाकिस्तान विवाद की बलि चढ़ गया। अब बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो भारत का पाकिस्तान को छोड़कर जो अन्य पड़ोसी देश हैं उसके साथ बेहतर संबंध हो सकता है, बेहतर आर्थिक जुड़ाव हो सकता है, बेहतर अन्य सहयोग हो सकता है। तो वो एक मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है। सार्क का यह एक विकल्प, एक क्षेत्रीय मतलब संगठन के रूप में एक महत्वपूर्ण सार्क विकल्प हो सकता है। अगला पॉइंट देखोगे, चीन को बैलेंस करने के लिए, चीन को प्रति संतुलित करने के लिए एकदम महत्वपूर्ण। आप चीन देखोगे कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत चीन पूरे मतलब दुनिया में और विशेष करके भारत के आसपास के क्षेत्रों में तो काफी अलग अलग तरह की परियोजनाओं का विकास कर रहा है, अलग अलग देशों के साथ उसके संपर्क है। तो भारत, अब मान लो भारत के पास, भारत का पॉकेट उतना डीप नहीं है, भारत के पास उतने फंड नहीं है कि मतलब पूरा वैश्विक मतलब एकदम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा कुछ शुरुआत कर पाए। तो भारत क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बेहतर जुड़ाव के माध्यम से उसका प्रत्युत्तर दे सकता है। उस संदर्भ में भी चीन का जो मतलब दक्षिण एशिया और आसियान देशों में बढ़ता प्रभाव है उसको प्रतिसंध, अगर बिम्स्टेक के साथ बेहतर मतलब बिम्स्टेक का बेहतर विकास होता है, बिम्स्टेक के साथ भारत का बेहतर जुड़ाव होता है, तो ये चीजें अचीव की जा सकती हैं। अगला पॉइंट देखोगे, लोगों के मध्य पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए। अब देखो बिम्स्टेक के अधिकांश देश देखोगे तो मतलब कल्चरली भारत के साथ बेहतर जुड़ाव बन सकता है। अधिकांश देश भारत के एक्सटेंडेड पड़ोस, भारत का पड़ोस और एक्सटेंडेड पड़ोस ही मानो आप इसको। तो एक बेहतर पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जियो इकोनॉमिक महत्व देखो इसका क्या है, जो भू आर्थिक महत्व है, व्यापार और आर्थिक एकीकरण। अब देखो जितना बेहतर अगर भारत के आसपास के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर आर्थिक एकीकरण होगा उतना बेहतर भारत के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह पे बात चल रही है और जिससे भारत को भी लाभ होगा, इन देशों को भी लाभ होगा। जो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने, अधिकांश बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश हैं, तो जो ब्लू इकोनॉमी भारत उस पर काफी बल दे रहा है, तो ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा सहयोग, इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ये बिम्स्टेक के साथ बेहतर मतलब जुड़ाव जो है महत्वपूर्ण है। खास करके आप देखोगे कि अभी मैंने बताया कि बेंगलोर में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्टेब्लिश किया, तो नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखोगे भू रणनीतिक महत्व, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखोगे समुद्री सुरक्षा, इस क्षेत्र में जो पायरेसी वगैरह की समस्या है उसको, समुद्री डकैती वगैरह है उसको रोका जा सकता है। बंगाल की खाड़ी जितना सुरक्षित भारत को उतना फायदा। भारत हमेशा चाहेगा कि बंगाल की खाड़ी सुरक्षित भी रहे, जो समुद्री डकैती है उससे भी सुरक्षित रहे, और जो मेजर पावर्स हैं उससे भी मतलब उसका भी प्रवेश बहुत मजबूती से प्रवेश बंगाल की खाड़ी में ना रहे। भारत और जो अन्य क्षेत्रीय देश हैं, स्थानीय देश हैं, वही रहे। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला पॉइंट है, देखो आपको एक अलग सा पॉइंट दिया हुआ है, अमूर्त संस्कृति को प्रोत्साहन। जैसे इसमें बंगाल की खाड़ी अध्ययन केंद्र जैसी पहल सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है। अगेन मैंने कहा कि अधिकांश देश जो है कल्चरली भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनके साथ इस प्रकार से भी आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है। हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल महत्व है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन सिर्फ फायदा फायदा या महत्व ही नहीं, चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस आपको है, उस चैलेंजेस को मतलब हम लोग देख लेते हैं। और चैलेंजेस कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि चैलेंजेस में ही अभी आ जाएगा ये पॉइंट। 1997 में, मतलब कि आप सोच लो कि 28 साल हो गए, बट आज भी बिम्स्टेक कोई अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाया है। अपने जो बिम्स्टेक की क्षमता रही है उसका बहुत समुचित दोहन नहीं हो पाया है। पहला पॉइंट देखो इसमें, पहला है कम अंतर क्षेत्रीय व्यापार।
मात्र, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, आप लिख लो, बिम्स्टेक में जो व्यापार है लगभग 6 मतलब 6 से 7% होता है। जो बिम्स्टेक देश हैं वो आपस में जो व्यापार करते हैं उनके कुल व्यापार का महज 6 से 7% है। अगर आप आसियान देशों की बात करो तो आसियान देशों में लगभग 22% व्यापार जो है आसियान देशों का वो आपस में ही करते हैं। आप यूरोपियन यूनियन में चले जाओ तो 60% के आसपास जो उनका व्यापार है वो मतलब यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच ही होता है। कोई भी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन तब तक बहुत मजबूत नहीं हो सकता है जब तक कि उनका ये बना किस लिए, आर्थिक विकास को देने के लिए। अब आप मात्र बिम्स्टेक के देशों के साथ आपका मात्र व्यापार जो एक दूसरे के साथ है मात्र 6 से 7% है, तो बेहतर आर्थिक, इसका क्या मतलब हुआ कि बेहतर आर्थिक जुड़ाव हो ही नहीं पा रहा है, हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको दूर करना है। कनेक्टिविटी गैप, कनेक्टिविटी के लिए बहुत परियोजनाएं चालू की गई लेकिन कनेक्टिविटी गैप आज भी बना हुआ है। आप देखोगे BBIN जो था, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल वाला मोटर वाहन समझौता, ऐसी परियोजनाएं आज भी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई। और एक बड़ी समस्या क्या रहती है कि खास करके भारत के दृष्टिकोण से भी चैलेंज देखो, भारत मल्टीपल चैलेंज रहते हैं इस तरह, जैसे जो भी मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें मतलब बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी या बहुत समय पे नहीं होता, समय नहीं होता है। इसके कारण जो है एक चैलेंजेस बना हुआ है कनेक्टिविटी गैप। अगर बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है तो बेहतर व्यापार नहीं होगा, बेहतर जुड़ाव नहीं होगा, तो ये चैलेंज बना हुआ है। अगला देखोगे बाहरी व्यापार पर निर्भरता। अभी जैसे मैंने बताया यही 6 से 7% मात्र मतलब बिम्स्टेक देश आपस में व्यापार करते हैं, अन्य देशों के साथ इनका व्यापार अधिक है। अगला देखोगे आप समुद्री व्यापार और मत्स्य पालन में चुनौतियां, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक टर्म दिया हुआ है यहाँ IUU, मतलब इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में, तो इसको लेकर मतलब थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा राजनीतिक, आखिरी पॉइंट देखोगे एक और पांचवा पॉइंट जो है नीचे बॉटम में आप देखोगे, ये है आपको राजनीतिक तनाव। आप देखोगे कि बिम्स्टेक देशों के बीच में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ा हुआ है। आप रोहिंग्या संकट आप देखोगे म्यांमार और बांग्लादेश में के बीच में, या म्यांमार भारत में भी रोहिंग्या संकट एक बड़ी समस्या रहती है। विशेष करके रोहिंग्या संकट कहाँ है, विशेष जो रोहिंग्या संकट का प्रॉब्लम है वो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच है, वो तनाव। आप देखोगे हाल फिलहाल में भारत नेपाल के बीच में भी जो सीमा विवाद, काला पानी का विवाद आपने सुन रखा होगा, तो भारत नेपाल के बीच में भी सीमा विवाद काफी बढ़ा है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे हालिया जो बांग्लादेश का डेवलपमेंट हुआ है वहां तख्ता पलट के बाद, वो भी बहुत बेहतर नहीं रहा है। तो बिम्स्टेक देशों के बीच में जो राजनीतिक तनाव है वो भी एक मतलब जो इसके फुल पोटेंशियल को मतलब अचीव करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। सीमित संस्थागत विकास, अब देखो इसका संस्था आसियान या सार्क के विपरीत मतलब जो है बिम्स्टेक का मतलब बहुत कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इसका बहुत बेहतर नहीं है बिम्स्टेक का। आप देखो 1997 में बना और 2014 में जाके तो पहली बार इसका सचिवालय बना, और उसका भी रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च सेंटर वगैरह नहीं है जो इस पे काम करे। तो ये भी जो संस्थागत विकास है वो भी एक मतलब समस्या है। आप देखो अगला पॉइंट है असमान प्रतिबद्धता। अब देखो कुछ देश जो हैं बिम्स्टेक की तुलना में, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आसियान बिम्स्टेक इक्वल टू आसियान प्लस सार्क। अब जो आसियान के देश हैं वो आसियान को अधिक प्रायोरिटी देते हैं, कुछ देश और जो सार्क वाले हैं वो सार्क को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसके कारण भी जो इसका मतलब प्रतिबद्ध बहुत ज्यादा बिम्स्टेक को लेकर जो सदस्य देश हैं उनमें बहुत प्रतिबद्धता नहीं दिखती है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और आखिरी पॉइंट है भू राजनीतिक दबाव। आप देखोगे कि बिम्स्टेक के देशों, अब चाइना का आप जो देखोगे बाहरी हस्तक्षेप में आप देखोगे काफी मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है चीन का उपस्थिति। आप बिम्स्टेक के जो भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों में आप चीन की भूमिका बहुत अधिक है, बढ़ी हुई है। तो भारत के लिए वो जो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए बिम्स्टेक का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो भी आप देखोगे कि बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक, क्योंकि बिम्स्टेक बहुत मजबूत बन नहीं पाया और चीन का इन देशों में बहुत प्रभावी हस्तक्षेप है, इसलिए भी ये समस्या है। अगला देखो कि ये तो चैलेंजेस हो गए, तो भाई फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड में सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे बिम्स्टेक चार्टर को अंतिम रूप देना, कि बिम्स्टेक चार्टर को फाइनलाइज कर पाएंगे तो हम एक लीगल बाइंडिंग कुछ समझौता किया जा सकता है उसके अनुरूप, ठीक है।
अगला देखो, परिवहन संपर्क के लिए अब बेहतर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जो परिवहन संपर्क के लिए मास्टर प्लान जो है उसको कार्यान्वित करना, ये एक जरूरी हो जाता है। फिर देखोगे कानूनी सहयोग को सुदृढ़ करना, डेफिनेटली अगर कोई समस्या जैसे आपराधिक मामलों में आपसी कानून सहायता ये बेहतर हो सकता है, ये मतलब इस क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। फिर जैसा मैंने बताया था, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड आईयूयू फिशिंग जो है उसको उसको नियंत्रित करने की बात करना है। जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है उस पर बात किया जाना चाहिए। एक ट्रेनिंग सेंटर डेवलपमेंट के लिए, जो राजनयिक प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जाना चाहिए। जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आपदा प्रबंधन, बे ऑफ बंगाल के अधिकांश देश बे ऑफ बंगाल के हैं, समान रूप से आपदा, चाहे सुनामी की समस्या रही हो या चाहे आप जो इस क्षेत्र में चक्रवात की समस्या रही हो, अन्य जो आपदा प्रबंधन की आपदा की समस्याएं, समान रूप समान तरह की आपदाएं से ग्रसित हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए एक बेहतर क्षेत्र हो सकता है जहां बेहतर सहयोग हो सकता है। और साथ ही साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी, बेहतर जुड़ाव तब तक, बेहतर आर्थिक जुड़ाव, बेहतर डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि मतलब निजी क्षेत्र इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इन सारे आयामों पर आप देखोगे कि बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ सकता है वो, और बेहतर अचीवमेंट मिल सकता है उसको। ठीक है, तो ये था जो भारत बिम्स्टेक संबंध, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ये सिक्स बिम्स्टेक समिट था। आते हैं हम लोग, बस ठीक है। अगला टॉपिक आप देखोगे मैगजीन में, जो कवर स्टोरी में ही होगी आपकी, वो है भारत यूएई संबंध। ठीक है, इस पर आप इस पर बात कर लेते हैं। अगेन जो हमने भारत चिली संबंध में बात किया था उसके हिसाब से ध्यान रख, जब भी हम बायलैटरल रिलेशनशिप देखेंगे, ये भारत यूएई संबंध है, तो भारत के लिए यूएई का क्या इंपॉर्टेंस है, यूएई के लिए भारत का क्या इंपॉर्टेंस है, दो पार्ट। दोनों में क्या रिसेंट कुछ पहल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हालिया कुछ पहल कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उस पर बात कर लेंगे। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं होगी, चैलेंजेस भी होंगे, चुनौतियां क्या है और उसको दूर करने के लिए क्या कुछ सुझाव हो सकता है, क्या कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है, उस पर बात कर लेंगे। अब ये जो भारत यूएई संबंध है, ये चर्चा में क्यों रहा है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा है कि जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं उनकी आधिकारिक यात्रा हुई थी भारत में, इसलिए ये मतलब चर्चा में आ गया। इसी संदर्भ में हम भारत यूएई संबंध को एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे सीधे सवाल बनाया जा सकता है भारत यूएई संबंध के संदर्भ में, या भारत पश्चिम एशिया या भारत गल्फ देशों के संदर्भ में भी सवाल बनाएगा। तो बहुत ही पूरे गल्फ क्षेत्र में भारत का सबसे मजबूत सहयोगी कौन है, तो यूएई है। तो भारत के हितों के दृष्टिकोण से, भारत के हितों के संवर्धन के दृष्टिकोण से यूएई काफी महत्वपूर्ण है, तो आपसे सीधे सीधे यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है सबसे पहला, आप अगर देखोगे तो बैठक के मुख्य परिणाम हैं। उससे पहले जो यूएई के बारे में कुछ बेसिक बातें एक बॉक्स बनाकर आप देखोगे मैगजीन में, यहां दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। अगेन, जब भी मैंने क्या कहा था, जब भी हम किसी देश के बारे में देखें तो उसके लोकेशन वगैरह के बारे में हम देख लेंगे। तो यूएई के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है, इसलिए मैंने कुछ ऐड नहीं किया, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। यूएई जो है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसकी सीमा ओमान और सऊदी अरब से लगती है। दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, सऊदी अरबिया और ओमान। स्वतंत्रता से पूर्व यूएई जो था, आज भी यूएई जो है 7 अमीरात जो है उसका एक समूह है। ठीक है, यूएई एक कंट्री के रूप में, जब ब्रिटेन का मतलब ब्रिटेन के अधीन संरक्षित, ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में आजादी से पूर्व रहा था।
1971 में यूएई जो है 6 अमीरातों, ध्यान रखना है ये 6 अमीरात, प्रारंभिक परीक्षा में कभी भी आपसे नाम दे के पूछा जा सकता है कि कौन यूएई के जो 7 अमीरात हैं उसका हिस्सा है नहीं है, तो कुछ तो आपको ध्यान में रहता है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, इतना तो आमतौर पे लोगों को ध्यान में रहता है। इसके अतिरिक्त अजमान, अल क्वैन, फुरेजा और रास अल खैमा जो है, ये अन्य जो 4 नाम है, ये भी एक दो बार देखोगे चीजें याद आ जाएगी। आपको नाम ध्यान रखना है। कभी भी यूपीएससी आपसे अगर एक टफ सवाल बनाएगी तो ये आपको दे सकती है, इसमें से कुछ नाम दे देगी और पूछेगी कि कौन मतलब जो है यूएई का पार्ट है नहीं है, इस तरह का कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। राजधानी शहर इसका अबू धाबी है और अबू धाबी ही सबसे बड़ा शहर भी है। अब आते हैं जो रिसेंट जो बैठक हुआ उसमें मतलब क्या क्या मतलब बातें की गई। अब देखो पहला पॉइंट आप देखोगे जो बैठक के मुख्य परिणाम है, इसमें एक चीज पहले से चर्चा में चल रहा था कि भारत जो है आईआईएम जो है, पहला भारत में जो आईआईएम का एक जो कैंपस है वो मतलब दुबई में खोला जा रहा है, और साथ ही साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, आईआईएफटी है, उसका भी मतलब दुबई में एक ब्रांच खोला जा रहा है, एक कैंपस खोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद एक देखो दुबई में ही यूएई भारत मैत्री अस्पताल खोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी। और आप ऐसे पॉइंट्स अगर एग्जांपल में जब भी आप भारत यूएई संबंधों के बारे में बात कर रहे हो और रीसेंट डेवलपमेंट में ऐसे पॉइंट्स आप पुट करोगे अपने आंसर में, तो आपके आंसर्स का तब मतलब जो है लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको बेनिफिट दिखेगा। तो ये देखिए, ये जो आप ब्लू कॉलर कार्यबल भारत से आपने, अभी हम आगे बात करेंगे, भारत का एक बहुत बड़ा प्रवासी वर्ग यूएई में रहता है। ठीक है। तो उनके लिए जो है ये मतलब जो ये हॉस्पिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनकी सेवा के लिए जो मैत्री अस्पताल है, यूएई भारत मैत्री अस्पताल दुबई का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उनके सेवा के लिए उनके मतलब स्वास्थ्य के लिए उनकी जरूरतों को एड्रेस कर रहा है। समुद्री सहयोग में मतलब जो है एक रिसेंट डेवलपमेंट में के रूप में आप देख सकते हो। और रक्षा सहयोग, रक्षा विनिर्माण बढ़ाने के लिए बात किया गया है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी बात किया गया है। आगे देखोगे जो भारत यूएई संबंधों का आप देखोगे पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है। आप इसमें जो राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1972 में जब यूएई मतलब 7 अमीरातों का संघ बना तभी से स्थापित हो गया, लेकिन रिसेंट टाइम में देखोगे, हाल के वर्षों में या हाल के दशक में आप देखोगे तो भारत यूएई संबंध काफी प्रगाढ़ता को प्राप्त किया है। 2015 के बाद आप देखोगे काफी डेवलपमेंट हुआ है भारत यूएई संबंध में। ठीक है। 2017 में एक वही यहां मेंशन किया हुआ है, रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई। दूसरा रणनीतिक सहयोग का बात, I2U2 इंडिया इजराइल यूएई यूएस एक महत्वपूर्ण सहयोग समूह बना है। इसके अतिरिक्त IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें भी यूएई महत्वपूर्ण साझेदार है। ठीक है। इस तरह से इंडो पैसिफिक और मतलब यूएई जो है, मतलब आप समझ लो यूएई को अगर भारत को अगर यूरोप तक पहुंचना है तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो IMEC है उसके तहत, साथ ही साथ अगर यूएई को भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचना है तो भारत उसमें कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम कर रहा है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद काउंटर टेररिज्म जो है उस पर बातें, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। आर्थिक सहयोग, अब देखो आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें तो यूएई बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएसए, चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है हमारा, यूएई है। आप रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो काफी डेवलपमेंट हुआ है। अगर भारत का मतलब यूएई संबंधों, व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो एक तो फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर रहा है, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएई है भारत का। दूसरा एक और पॉइंट कि भारत यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन हम उसको बहुत थोड़ा निर्यात करते हैं। हम सबसे ज्यादा निर्यात यूएस को करते हैं और उसके बाद हम यूएई को करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट है। जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो लगभग $97 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा $100 बिलियन से ज्यादा सिर्फ यूएसए और चाइना के साथ है।
एक रिसेंट अगले 5 वर्षों में जो है जो वस्तु व्यापार है उसको $100 बिलियन से अधिक करने का बात किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और एक और चीज क्या टारगेट रखा गया है कि जो गैर तेल व्यापार है, अब देखो यूएई एक पेट्रो कंट्री है, पेट्रो इकोनॉमी, पेट्रो कंट्री है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है, और भारत एक मतलब पेट्रोलियम डिफिशियंट कंट्री है, तो भारत को एनर्जी चाहिए। तो भारत यूएई के बीच जो संबंध है, भारत जो वहां से आयात करता है वो मूलतः पेट्रोलियम करता है। तो दोनों देशों ने टारगेट रखा है कि जो व्यापार है उसको, उसमें गैर तेल व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी टारगेट रखा गया है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे देखोगे मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और उसके तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, अभी हमने बात किया कि यूएई भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिनटेक और मुद्रा सहयोग, फिर अब देखोगे इसमें वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो इंडियन करेंसी है उसमें लेन देन स्थानीय मुद्रा, मतलब जो स्थानीय मुद्रा में निपटान का ये यूएई ने सुविधा दिया है, ये भारत के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट, यूएई भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करता है, उस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिकली हमने भू रणनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से भी यूएई बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है हो जाता है। फिर आगे देखोगे कल्चरल, सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंधों में इस यहाँ पे आपको प्रवासियों का पॉइंट दिया गया। प्रवासियों के पॉइंट से पहले ये जो प्रवासियों वाला पॉइंट है इसको हम आर्थिक संबंधों में ही रख सकते हैं। लगभग 33 लाख भारतीय प्रवासी जो हैं यूएई में रहते हैं, और वो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है रेमिटेंस, जो प्रेषण वहां से जो कमाते हैं वो यहाँ भारत भेजते हैं। तो भारत में जो रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है यूएई है। ठीक है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंस है। अब देखोगे कि पश्चिम एशिया जो है, भारत भारत जो है एक बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, तो पश्चिम एशिया के साथ एक बेहतर जुड़ाव यूएई के साथ भी और सऊदी के साथ भी रहता है, उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो सांस्कृतिक आदान प्रदान, आप देखोगे कि अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, रिसेंटली आप देखोगे कि वहां अबू धाबी में एक मंदिर भी खोला गया, एक मतलब हिंदू मंदिर शुरू किया गया है इस्कॉन के द्वारा संभवतः, वो भी पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो ये भी एक बेहतर इनिशिएटिव है। अगला देखोगे योग और सॉफ्ट पावर, योग को काफी, भारत योग को काफी ज्यादा अपने सॉफ्ट पावर के रूप में काफी प्रमोट कर रहा है। साथ ही साथ दुबई जो देखोगे आप, मतलब एकदम सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन, दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन शहरों में से एक है। पूरी दुनिया आपको दुबई में दिखेगी, सबसे हाईली डेवलप्ड सिटीज है, फिल्मों की शूटिंग वगैरह, लोगों के टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ड्रीम होता है कि चलो दुबई घूम के आ जाएं। तो इस तरह, उस हिसाब से भी सॉफ्ट पावर के दृष्टिकोण से भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। अगला प्रवासी और प्रेषण, हमने बात कर ही लिया कि प्रवासी 18 से 20% योगदान देता है भारत के कुल वैश्विक प्रेषण में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 22 से 23 बिलियन US डॉलर भेजा, और यूएसए को भी पीछे, मतलब यूएसए के बाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा रेमिटेंस भेजने वाला मतलब क्षेत्र है, देश है यूएई। ठीक है, उसके बाद आप देखो कौशल विकास पहल, इसमें जैसे कि भारतीय जो पेशेवर हैं, जैसे आप मैनेजमेंट वाले हो गए, आप इसमें देखोगे डॉक्टर्स हो गए जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटलिटी आतिथ्य से जुड़े हुए हैं, आईटी सर्विसेज से जुड़े हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मतलब ये हो जाता है। उनको ट्रेनिंग देकर कौशल विकास के दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब फिर से केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं होंगी, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। जब भी कोई दो देश होगा, जो हमने क्या कहा था कि जब भी बायलैटरल संबंध देखना है 5 पॉइंट में, पहला कि भारत के लिए महत्व, दूसरा उनके लिए महत्व, रीसेंट डेवलपमेंट, ये 3 हमने देख लिया। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस देखो, नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा है। यूएई क्या करता है, भारतीय निर्यात विशेष करके जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उस पर सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मानकों के आधार पर, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, अन्य तरह का गैर, आपने इकोनॉमी में नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में
निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। तो बहुत सारा नॉन टैरिफ बैरियर लगा देता है यूएई भारत पर। उसके दृष्टिकोण से भी ये मतलब एक बड़ी बड़ी समस्या है जिसको दूर किए जाने का मतलब ये है। आप एक नीचे पॉइंट देखोगे इसमें, हलाल प्रमाणन और अन्य मानकों का अनुपालन प्रायः शिपमेंट में विलंब करता है। आप देखोगे जो मीट का मतलब भारत का एक्सपोर्ट है यूएई को, उसमें अगर मान लो डिले, कच्चा एक तरह कच्चा ही प्रोडक्ट है, अब उसमें अगर डिले होगा शिपमेंट में तो उससे थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे एक प्रसंस्कृत जो प्रोसेस्ड फूड है उसके निर्यात में निरंतर गिरावट है, 30% तक की गिरावट इसमें बताया गया है, ठीक। तो वो भी एक चैलेंज है। तीसरा, चीन, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ करने जाओ चीन का चैलेंज तो होगा ही। चीन यूएई के साथ, पूरे पश्चिम एशिया में चीन का बेहतर इंटीग्रेशन हो रहा है, यूएई के साथ भी चीन का बेहतर संबंध बढ़ रहा है, तो वो भी भारत के लिए एक चैलेंज है। श्रम अधिकार के मुद्दे, आपने कफाला, हम आगे जो न्यूज इन शॉर्ट है उसमें हम बात करेंगे नेताकत और कफाला के बारे में। तो कफाला जो है वो मतलब एक कफाला सिस्टम एक पूरे आप देखोगे गल्फ कंट्रीज द्वारा आरोपित किया गया है। ये जो भारत से श्रमिक जाते हैं ना उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। बस एक लाइन में समझ लो, कफाला और कुछ नहीं है। कफाला का मतलब है जो नियोक्ता, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है ना, उसको बहुत ज्यादा अधिकार है। आप बिना एम्प्लॉयर के परमिशन के जो है आप अपना जॉब नहीं चेंज कर सकते हो। कई बार जो यहाँ से श्रमिक जाते हैं उनका शोषण हो जाता है इसके। तो ये एक चैलेंज है, श्रम अधिकार के मुद्दे। भारत निरंतर जो है यूएई सहित अन्य जो पश्चिम एशियाई देश हैं उनमें ये सवाल उठाता रहा है। उसके बाद जो भू राजनीतिक आशंकाएं हैं, मतलब चैलेंज, जो जियो पॉलिटिकल मतलब एक जो चैलेंजेस बना रहता है, जैसे आप देखोगे कि पाकिस्तान के साथ मतलब चैलेंजेस, भारत पाकिस्तान टेंशन के कारण हमेशा जो आमतौर पे परंपरागत रूप से पश्चिम एशियाई देशों का जो है झुकाव आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ रहा था। लेकिन 2000 के बाद ये शिफ्ट बदला है, और 2010 के बाद, 2014 के बाद काफी तेजी से आपको दिखेगा। रिसेंट दशक में, पिछले 2015 के बाद आप देखोगे पिछले 10 सालों में पश्चिम एशिया भारत पाकिस्तान की तुलना में भारत के साथ बेहतर जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर बना हुआ है। इसके बाद क्षेत्रीय अस्थिरता, आप देखोगे इसराइल फलस्तीन संघर्ष चल रहा है, ईरान इसराइल संघर्ष है। इस तरह का पश्चिम एशिया आमतौर पर थोड़ा सा क्षेत्रीय दृष्टिकोण से अस्थिर क्षेत्र रहा है, तो उसके भी चैलेंजेस रहते हैं भारत के। तेल, अब देखो कि अधिक बड़ा जो व्यापार है भारत और यूएई, अभी हमने कहा कि तेल पर आधारित है, पेट्रो इकोनॉमी के रूप में रहता है, मतलब जो पेट्रो ट्रेड के रूप में, पेट्रोलियम ट्रेड के रूप में रहता है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। ये सारे चैलेंजेस हैं। अब क्या करना है कि चैलेंजेस हो गया तो चैलेंजेस को दूर करने के लिए बात आगे की राह, वे फॉरवर्ड में आप देखोगे शुरू में ही हमने जो इनिशिएटिव लिया गया था कि $100 बिलियन नॉन पेट्रोलियम ट्रेड का लक्ष्य रखा गया है। $100 बिलियन अमेरिकी गैर तेल व्यापार का जो लक्ष्य है उसको काफी आक्रामक रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। व्यापार विविधीकरण, जो हमारा ट्रेड बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग चीजों का व्यापार हो। अभी लिमिटेड व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा व्यापार विविधीकरण होगा उतना बेहतर व्यापारिक जुड़ाव होगा, ठीक है। निवेश प्रवाह बढ़ाना, अभी देखो जो यूएई का मतलब निवेश है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और विनिर्माण क्षेत्र में खास करके यूएई के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की जा रही है। बात की जा रही है उस क्षेत्र में बेहतर, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो भारत के लिए बेहतर होगा। बेहतर प्रवासी समुदायों को मजबूत करना, जितना बेहतर प्रवासी समुदाय रहेगा, एक हमारा एक तरह से मतलब समझ लो कि दोनों देश के बीच कनेक्टिंग लिंक के रूप में प्रवासी काम करते हैं, वो बेहतर होगा। अब चीनी प्रभाव को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाना चाहिए, जैसे कि मतलब जो परियोजनाएं हैं उसको ऐसे मतलब जुड़ाव, पारदर्शी टिकाऊ परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना जिससे कि टाइमली डिलीवर हो सके, बेहतर, और एक डाइवर्सिफिकेशन भी हो जो ट्रेड बास्केट्स है उसका, और साथ के साथ जो है परियोजनाओं में यूएई को और भारतीय परियोजनाओं में यूएई का और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए जिससे कि और बेहतर जुड़ाव हो। प्रवासी श्रमिकों, जो अभी हमने बात किया कफाला और नेताकत जैसी जो व्यवस्थाएं उसके संदर्भ में भारत निरंतर एड्रेस कर रहा है और यूएई द्वारा भी प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं
काउंटर टेररिज्म वाला जो है उसमें मतलब सहयोग हो सकता है, जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें सहयोग हो सकता है। एक और पॉइंट है एमएसएमई और स्टार्टअप्स वाला, उस क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे दोनों देशों में बेहतर जुड़ाव भी होगा और भारत में बेहतर रोजगार वगैरह के भी अवसर क्रिएट होंगे। ये था भारत यूएई संबंध। यहां आप देखोगे बॉक्स में I2U2 के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, भारत इजराइल यूएई यूएसए चतुर्भुज के बारे में। आप 2022 में ये गठित हुआ। इसका मूल उद्देश्य जो है आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, जो स्वच्छ ऊर्जा है, वो बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर केंद्रित रहा है। पश्चिम एशिया में मतलब देखो एक तरह से ये क्या कर रहा है, जो I2U2 है इसको आप समझ सकते हो कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, अब्राहम अकॉर्ड एक बड़ा अचीवमेंट रहा गल्फ कंट्री के साथ यूएस के जुड़ाव के लिए, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड के साथ और भारत का जो एक्ट वेस्ट है, एक्ट वेस्ट नीति है कि पश्चिम की ओर, जैसे एक्ट ईस्ट है उसी तरह लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट है उसी तरह लुक वेस्ट, एक्ट वेस्ट है। तो एक्ट वेस्ट और अब्राहम अकॉर्ड के बीच का एक जुड़ाव समझ सकते हो आप। इसके तहत कई सारे मतलब परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया। भारत इजराइल संबंध अच्छा रहा है। अब इजराइल के साथ अगर यूएई जुड़ जाता है, यूएसए जुड़ जाता है, तो एक बेहतर संबंध के रूप में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मल्टीपल तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और अन्य क्षेत्रों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भी भारत यूएई संबंधों की बात करें तो हम I2U2 के बारे में निश्चित तौर पर बात करें कि एक जो संगठन बना है, सहयोगी संगठन, वो एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये था भारत यूएई संबंध। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ठीक है। जो मेजर आर्टिकल्स थे, मतलब जो मैंने आपको बताया था विशेष आलेख और कवर स्टोरी, उसमें 4 IR से जो संबंधित आर्टिकल थे, उसका ये चौथा आर्टिकल है। ये लिबरेशन डे टैरिफ के बारे में है। तो सबसे पहले मतलब ये आर्टिकल आपने पहले तो ये देख लो, ये इमेज ट्रम्प भाई साहब। सबसे पहले तो आपको ये लिबरेशन डे टैरिफ, आप एज इट इज जो ये टर्म है एज इट इज आप ध्यान में रख लेना कि जो ट्रम्प भाई साहब जो हैं जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने घोषणा किया था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, वो जो पारस्परिक शुल्क की व्यवस्था करेंगे, तो उसी उसी से संबंधित है। जैसे ही प्रेसिडेंट बने वो जनवरी में प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद ही इस तरह की घोषणाएं, फरवरी में इस तरह की घोषणा हो जाती है और 2 अप्रैल को ये लागू कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आ जाते हैं। ये वाला इमेज देखो, ये देख रहे हो, इस तरह का चार्ट काफी चर्चा में रहा था। ये इमेज लेकर आते हैं, कौन से देश पे कौन सा टैरिफ लगा रहे हैं, उसी से संबंधित है ये आर्टिकल, ठीक है। आते हैं हम लोग वापस न्यूज आर्टिकल पे, कि सबसे पहले अगर आप इस न्यूज को देखोगे तो सबसे पहले तो ये लिबरेशन, आपसे अगर स्टेट पीसीएस वगैरह में तो ऐसे भी पूछ सकता है कि लिबरेशन डे, हाल ही में चर्चा में रहा लिबरेशन डे कब मनाया गया या लिबरेशन डे क्या है, कब था। तो 2 अप्रैल, ध्यान में रखना, 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने घोषित किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इसको लिबरेशन डे घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, तुम हम पे जिस हिसाब से टैरिफ लगा रहे हो उसी हिसाब से हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, इस तरह की व्यवस्था की, ठीक है। इसमें एक चीज आप नोट कर लें, अगर आपकी मैगजीन में संभवतः ये नहीं दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257, इसी के तहत ये जो है लिबरेशन डे टैरिफ जो है लागू किया गया ट्रंप द्वारा। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 क्या है, तो ये इसी से ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उससे संबंधित है। देखते हैं अब इसमें क्या मतलब बातें हैं।
सबसे पहले तो टैरिफ, इस मतलब न्यूज आर्टिकल की तरफ बढ़े, इसमें आप नीचे देखोगे टैरिफ। सबसे पहले तो टैरिफ समझ लो कि भाई टैरिफ होता क्या है। टैरिफ क्या होता है कि दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा होता है, तो व्यापार जो मान लो कि भारत है और कोई अन्य देश है, या दो देश मान लो एक्स और वाई है, कुछ सामान एक्स वाई को भेजेगा, कुछ सामान वाई से मंगवाएगा, ठीक, दोनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है। तो अब इसमें अगर मान लो कि हर देश क्या चाहता है ट्रेडिशनली, कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो। समस्या इसी में मतलब अटक जाता है। आप व्यापार एकदम बेसिक लेमैन तरीके से समझे तो ये व्यापार असंतुलन, जो ट्रेड डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न होती है। ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जबकि हम निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे। ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा ये ट्रेड डेफिसिट का। इसी से संबंधित है टैरिफ। तो टैरिफ यहां पे जो डिफिनेशन, अच्छा डिफिनेशन दिया गया है एज इट इज, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। यह सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर या शुल्क है। सही बात है, जो भी आयात कर रहे हैं, आयात पर लगने वाला कर या शुल्क है। इसका उपयोग व्यापार को विनियमित करने, रेगुलेट करने के लिए किया जा सकता है। घरेलू उद्योगों की रक्षा, कई बार कि आपका मतलब जो घरेलू उद्योग है वो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसको बचाना है। पता चला आप जो है आपके यहाँ जो कोई ये पेन जो है 100 रुपए की बन रही है, और विदेश से पता चला 70 रुपए में आपके यहाँ भड़मार हो गया। कोई भी उपभोक्ता ये 100 रुपए वाला पेन क्यों खरीदेगा, 70 रुपए वाला खरीदेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, इस जिस देश में ये 100 रुपए में बन रहा है वो देश करेगा कि जो बाहर से वस्तुएं आ रही हैं, या तो इस पे कुछ सब्सिडी दे सकता है। एक ऑप्शन है कि भाई हम कुछ सब्सिडी देके इसका भी 70 कर दें। लेकिन देश क्या करेंगे, जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर हम टैक्स टैरिफ लगा देंगे कि उसको भी 105 रुपए, 35 रुपए का उस पर टैरिफ लगा दिए तो 105 रुपए में मिलेगा। ठीक। तीसरा देखो, राजस्व उत्पन्न, रेवेन्यू जनरेशन होगा टैरिफ से। और जो व्यापार असंतुलन है उसको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ आयात पर लगने वाला कर या शुल्क है। किस लिए किया जा सकता है? एक तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए किया जा सकता है, दूसरा जो घरेलू उद्योग हैं उसको मतलब संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, व्यापार को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। मान लो विनियमित करने क्या मतलब, कि हम कोई ऐसा वस्तु नहीं चाहते जो हमारे यहाँ आए, हम उस पर बहुत हाई टैरिफ लगा देंगे। और आखिरी व्यापार असंतुलन, वही उसी से जुड़ा हुआ है, व्यापार असंतुलन को ठीक करने से। पारस्परिक टैरिफ, अगला देखोगे आप, टैरिफ के साथ पारस्परिक टैरिफ बताया गया है। पारस्परिक टैरिफ कुछ नहीं होता है कि मतलब रेसिप्रोकल, जितना आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो उसी अनुपात में हम टैरिफ लगाएंगे। पढ़ो, या किसी देश दूसरे देश द्वारा निर्धारित टैरिफ या व्यापार बाधाओं के जवाब में एक देश द्वारा लगाए गए व्यापार उपायों को संदर्भित कर। सिंपल समझो कि अगर कोई देश अपने यहाँ हमारे प्रोडक्ट को एंट्री नहीं दे रहा है किसी भी कारण, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर से, तो हम उसी तरह का व्यवस्था कर देंगे टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। आप हमारे प्रोडक्ट को अपने देश में एंट्री नहीं दे रहे हैं या महंगा करके एंट्री दे रहे हैं, तो हम भी वही काम करेंगे। यही है रेसिप्रोकल टैरिफ। आगे देखो, एक और है डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, छूट प्राप्त पारस्परिक टैरिफ। आपने न्यूज आर्टिकल्स वगैरह अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आप उसमें देखोगे कि, सुन रहे होगे अगर न्यूज आप, तो उसमें कहा गया कि भारत को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ 26% का दिया गया। 26% का दिया गया मतलब कि भारत जो है अमेरिकी वस्तुओं पे आप देखोगे कि 52%। यहां एक इमेज जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखो, इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पे भारत जो है 52% जो है टैरिफ लगाता है इन जनरल अमेरिकी वस्तुओं पर, और अमेरिका ने रेसिप्रोकल 26% लगाया उस हिसाब से। तो इसी को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। ठीक है। अब देखो कि इसमें ये जो बेस लाइन, ये जो ट्रंप द्वारा लिबरेशन डे टैरिफ लागू किया गया, इसमें क्या किया गया, इसमें एक बेस लाइन टैरिफ, मतलब कि अमेरिका में कोई भी वस्तु एंट्री करेगा उस पर 10% का बेस लाइन यूनिवर्सल टैरिफ लागू कर दिया गया। पहली बात, कोई भी वस्तु, किसी भी देश का कोई भी वस्तु आएगा तो 10% टैरिफ। दूसरा फिर क्या किया गया कि अन्य देशों पर 10 से 50% तक टैरिफ। जैसा जैसा व्यापार घाटा है अमेरिका का अलग अलग देशों के साथ, उसके साथ वो 10 से 50% तक। जैसे आप चीन पर देखोगे कि 34% लगाया पहले, और बढ़ते बढ़ते वो 125% तक चला गया है।
ठीक है। तो इस तरह से बेस लाइन टैरिफ तो 10% लगा दिया गया, और फिर मतलब जो है 10 से 50% तक लगाया गया, अलग अलग देशों पे अलग अलग रेट लगाया, जापान पे अलग लगाया गया, कनाडा पे अलग लगा, मैक्सिको पे अलग लगाया, अलग अलग देशों, भारत पे अलग लगाया गया, जैसा भी मतलब उस देश के साथ व्यापार घाटा और उस देश की मतलब स्थिति रही, मतलब अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट में, उस हिसाब से लगाया गया। इसी में अगला देखोगे देश विशिष्ट वही चीज बताया हुआ है, 26% टैरिफ लगाया गया भारत को। अब देखो इसका हमें क्या देखना है कि भारत पर मतलब क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत पे एक तो निर्यात, अगर टैरिफ लगा दिया तो निर्यात चुनौतियां होगी। अब मान लो कि 26% टैरिफ, पहले मान लो कि टैरिफ नहीं था, अब 26% लगा दिया गया, या 10% था अब 26% लगा दिया गया, जो यहाँ बताया गया है। तो मान लो पहले, अगर सपोज करो पहले नहीं था, कुछ वस्तुएं थी जिस पर कोई टैरिफ नहीं था, तो $100 का अमेरिका में बिक रहा था। अब अमेरिका ने 26% का अगर टैरिफ लगाया है भारतीय वस्तु पे, तो अब वो कितने में बिकेगा? $126 में। तो जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता रहेगी, जो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा अमेरिकी मार्केट में, वो कम हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, वो एक समस्या होगा। तुलनात्मक लाभ, एक चीज यहां पे देखो कि भारत का एक पॉइंट दिया गया है, तुलनात्मक। भारत का पड़ोसी देशों, एशियाई देशों के साथ, जैसे भारत 26% टैरिफ, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड 37%, कंपैरिजन दिया गया है। इससे भारत को थोड़ा सा लाभ मिल सकता है, कंपैरेटिव लाभ मिल सकता है। जैसे कि अब वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये सभी टेक्सटाइल में जो है प्रमुख टेक्सटाइल मतलब उत्पादक कंट्रीज हैं। तो भारत भी एक प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक कंट्री है, और अमेरिका को टेक्सटाइल निर्यात भी करता है। तो इसका फायदा मिल सकता है भारत को, क्योंकि इन देशों की तुलना में भारत पे कम टैरिफ लगाया गया है। और एक और पॉइंट देखो, ऑटो पार्ट्स और एल्युमिनियम वाला जो है, ऑटो पार्ट्स और एल्युमिनियम जो है, ये 26% टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे। और फार्मास्यूटिकल्स जो है, भारत का निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फार्मास्यूटिकल्स रहता है, उसमें भी $9 बिलियन की छूट दी गई है। मतलब एक कैप दिया गया है, $9 बिलियन तक आप फार्मास्यूटिकल्स यूएस को भेज सकते हैं। ऊर्जा उत्पादों को भी थोड़ा सा छूट प्रदान किया गया है। ठीक है। अब इसमें आखिरी पॉइंट आप देखोगे कि ये तो भारत पर प्रभाव हो गया, शेष विश्व पर इस टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखोगे कि इससे वैश्विक व्यापार टेंशन, आप देखोगे टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर चल रहा था, अब ये टैरिफ वॉर का सिचुएशन भारत, यूएस और चाइना के बीच में। आप देखो दोनों, जैसे ही यूएस ने घोषणा की, चीन ने भी घोषणा कर दी। आप कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 125-135% तक टैरिफ पहुंच गया। हालांकि जिनेवा में जो बैठक हुई उसके बाद ये इसको सस्पेंड कर दिया गया, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में जो है कुछ समझौता हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसे ही आप देखोगे कि ये टैरिफ की घोषणा की गई, लिबरेशन डे टैरिफ की, अब पूरी दुनिया का जो शेयर मार्केट है उसमें एकदम समझो कि भूचाल सा आ गया, वो गिरने औधे मुंह गिर गया, तो नुकसान हुआ इससे। ठीक है। दूसरा आप देखोगे कि बाजार, वही दूसरा पॉइंट यही, बाजार में अस्थिरता के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक। एक चीज यहां बॉक्स में आप देखोगे, भारत अमेरिका व्यापार के संबंध में कुछ बातें, ये आपको जब भी आप भारत अमेरिका व्यापार, भारत अमेरिका संबंधों के आपसे सीधे, अब देखो इंडो यूएस रिलेशनशिप की बात करें, ये लिबरेशन डे टैरिफ पे सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में सवाल बनने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं है, कम है, फिर भी इसको 3 स्टार में आप रख सकते हो। अगर इस टॉपिक की हम बात करें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 स्टार, और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी 3 स्टार है इसको। प्रारंभिक परीक्षा, इसमें जो कुछ चीजें दी गई हैं आपको, एक तो आप सीधे सवाल बन सकता है कि अमेरिका ट्रंप प्रशासन द्वारा जो नवीन टैरिफ की घोषणा की गई, उसका वैश्विक व्यापार अलग अलग किस तरह का डेवलपमेंट होता है जब आपकी परीक्षा रहती है उससे थोड़े पहले, उस डायमेंशन में जाके सवाल ये बन सकता है। जैसे अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें, अभी हम जून में ये लेक्चर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले ही मई में पहले तो रोक लगा दिया गया एक अमेरिकी कोर्ट द्वारा, ठीक है, इस पे ट्रंप टैरिफ पे। लेकिन आगे फिर जो है, अभी जब तक कोई व्यापार समझौता नहीं हो जाएगा, 4 जून को जो है वापस से जो पहले कोर्ट द्वारा ट्रंप टैरिफ पे रोक लगाया गया, उसको, उस निर्णय को पर रोक लगा दिया गया। यानी कि ट्रंप की घोषणाएं अभी लागू रहेंगी। हालांकि ऐसे संभावना है कि भारत के साथ भी, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे तो भारत के साथ भी डील हो रहा है, और संभावना है कि भारत का कुछ समझौता हो जाए। चीन के साथ भी समझौता जारी है, तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि संभावना कि समझौता विभिन्न देशों के साथ हो जाए यूएस का, कि ये टैरिफ
टैरिफ वॉर का जो सिचुएशन है वो मतलब समाप्त हो। तो एक सवाल तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे, वगैरह वगैरह। एक पूछ सकता है भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के संदर्भ में टैरिफ को जोड़कर, वहां भी आपको ये पॉइंट मेंशन करना है। और ओवरऑल प्लेन अगर भारत अमेरिका संबंधों पर कोई बात करे तो वहां भी भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के बारे में हम बात करेंगे, वहां भी इस चीज को हम दिखा सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से भी आप चीजों को ध्यान रखिएगा। यहां पे बॉक्स में आप देखोगे भारत अमेरिका व्यापार की प्रमुख बातें बताई गई हैं। तो इसमें जो है आप देखोगे अमेरिका जो है 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। लगभग 129 बिलियन डॉलर का व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार रहा है। इसमें जो है भारत का जो है भारत अधिकांश निर्यात करता है। लगभग आप देखोगे कि 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष है भारत यूएस व्यापार संबंधों में। मतलब समझ लो कुछ ही जो बड़ी इकोनॉमीज है, कुछ ही बड़ी इकोनॉमीज है जिसके साथ भारत का मतलब ट्रेड सरप्लस है, उसमें सब अमेरिका एक प्रमुख है। अमेरिका इनफैक्ट सबसे बड़ा देश है जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। सबसे सर्वाधिक ट्रेड प्लस भारत का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ ही है, लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखोगे, इसमें थोड़ा फैक्ट और बताया आपको, एज इट इज रटना नहीं है कि कितना निर्यात किया कितना आयात किया, बस आप इतना ध्यान में रखना टोटल व्यापार लगभग जो है 129 बिलियन डॉलर के आसपास का है और 45 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड सरप्लस है। दोनों में, सर्विसेज में भी और मतलब जो वस्तु है, दोनों में भारत जो है अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। नीचे एक केस स्टडी के रूप में आपको दिया हुआ है कि भारत की मतलब जो है टैरिफ लगाने से भारत का क्या मतलब भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ नहीं है, आप देख लोगे कि अगर भारत पे 26% लगा, इक्वाडोर पे 10% लगा, तो एक ही तरह का प्रोडक्ट, एक ही जैसे समुद्री उत्पादों के बारे में बात किया गया है कि भारत भी वो उत्पाद देता है अमेरिका को, इक्वाडोर भी वो उत्पाद देता है, तो इक्वाडोर का जो है उत्पाद ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा तो भारत को नुकसान होगा। आप एक केस स्टडी प्रीलिम्स वगैरह में पूछ सकता है आपसे, इस तरह से आजकल ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, तो वो भी आप देख सकते हो। दूसरा फिर आप मतलब जो है ये एग्जांपल आप कभी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ भारत अमेरिकी आर्थिक संबंधों पे सवाल पूछा तो इस तरह के एग्जांपल से भी आप चीजों को समझा सकते हो। ठीक है, तो ये लिबरेशन डे टैरिफ था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे पहले तो लिबरेशन डे ध्यान में रखिएगा, 2 अप्रैल लिबरेशन डे, टैरिफ के बारे में ध्यान रखिएगा। टैरिफ क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल मतलब टैरिफ, पारस्परिक टैरिफ और छूट प्राप्त पारस्परिक टैरिफ क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां एक स्लाइड में मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। अमेरिका भारत, यहां पे भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों के बारे में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत सबसे बड़ा नहीं है, 10वां सबसे बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। अगला है यूएसए भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य था, हमने बात किया ही अभी। यूएसए के साथ भारत का व्यापार अधिशेष, ये भी हमने बात किया है। यूएसए विश्व में सर्वाधिक व्यापार घाटा वाला देश है, ये पॉइंट, ये अब एक आपके ऐसे समझने के लिए कि इतना ज्यादा ट्रंप क्यों मतलब टैरिफ को लेके इतना एग्रेसिव रहे थे। यूएसए का लगभग 1.15 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है पूरी दुनिया के साथ। तो अब सोच लो, वो हमारी इकोनॉमी का लगभग मोर देन 25% तो उनका व्यापार घाटा है। हमारे जो पूरी जीडीपी का साइज है उसका 1/4 से ज्यादा उनका व्यापार घाटा है। तो आप सोच लो किसी को भी टेंशन रहेगा, तो ये एक बड़ा मतलब चैलेंज रहा है। ठीक है, यूएसए का सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ। व्यापार घाटा के संदर्भ में भारत टॉप 10 में भी नहीं है यूएसए के साथ। ये भारत का सबसे बड़ा मतलब व्यापारिक साझेदार देख लीजिएगा, मोस्टली आपको पता ही होगा। टॉप 5 अगर आपको ध्यान में रहे तो बेहतर रहेगा, टॉप 10 भी आप एक बार देखेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। और फिर है अमेरिका के 10 प्रमुख जो व्यापारिक साझेदार हैं, तो टॉप 3 में तो भारत है नहीं, 10वें नंबर मैक्सिको। ये ध्यान में रखिएगा, चाइना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है यूएस का। कभी भी अगर एक स्टेटमेंट प्रारंभिक परीक्षा में दे दे तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार मैक्सिको है, तो चाइना तीसरे नंबर पे और भारत 10वें नंबर पे। ठीक है, तो ये लिबरेशन डे टैरिफ के बारे में था।
तो ये 4 आर्टिकल जो बड़े आर्टिकल थे आईआर से संबंधित, उस पर हमने बात किया। आज का जो अपना ये लेक्चर रहा है ये थोड़ा लंबा हो गया। आगे हम, चूंकि इसमें हमें अप्रोच के बारे में भी बात करना था, आगे हम थोड़े ब्रीफ में करेंगे। जो आईआर के न्यूज इन शॉर्ट वाला है उसको हम पार्ट 2 करके अगले पार्ट में आपके पास अपलोड करवा देंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।